जो हमारे पास इस वक़्त एसबीएल का एग्ज़ाम फॉर्मेट है, एसबीआई एग्ज़ाम फॉर्मेट है प्री-सीन फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा सर, प्री-सीन क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता, तो मैं एक बार ज़रा क्विक सा ओवरव्यू दूँ कि प्री-सीन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। प्री-सीन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पेपर से पहले 2 हफ्ता पहले आप लोगों को एसीसी इश्यू करता है। और वो उसके अंदर क्या करता है, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज और इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के हवाले से बताता है, क्योंकि एसबीएल का पेपर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी है ना, यानी जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही कंपनी से रिलेटेड होंगे। उसी कंपनी के जितने भी मसले-मसाइल है ना, वो तमाम आपको हल करने होंगे। तो अब जब एक कंपनी के अंदर इतना इन्वॉल्व होना है, तो लाज़मी है ना कि हमें उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी के पिछले सालों में क्या मामलात रहे हैं, वो सब पता होना चाहिए। और वो कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन का क्या मामलात हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी का क्या मामलात हैं, वहाँ रेगुलेशन और ये तमाम चीज़ें हमें अगर पता होंगी, तो फिर हम अच्छे से वहाँ पर उस केस स्टडी को समझ पाएँगे, उसको आंसर कर पाएँगे, राइट? तो ये काम करता है प्री-सीन। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मैंने जो आज हम पेपर करने जा रहे हैं दैट इज़ दी स्पेसिमेन 1 पीएसएस। तो सर मैंने पीएसएस का प्री-सीन नहीं रीड किया है, तो क्या मैं आज का सेशन अटेंड कर सकता हूँ? यस, अगेन आप अटेंड कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो ये है कि आपका जो प्री-सीन होगा ना वो आपका ओनली 5 टू 10% ऑफ द आंसर पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा टोटल उसमें से 90 टू 95% एरिया ऐसा होगा कि जो आपके एग्जिबिट से होगा, जो कि आप पेपर में भी पहली बार पढ़ेंगे और आज भी पहली बार ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि अगर हमने प्री-सीन नहीं भी पढ़ा तो हमें इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर हमारा है 5 टू 10% है और मैं आपको साथ में असिस्ट कर रहा हूँगा, चीज़ें समझा रहा होऊँगा, जहाँ कहीं प्री-सीन से रिलेटेड कोई बात होगी, तो वहाँ मैं आपको या तो प्री-सीन रेफर करूँगा या फिर वो खुद बात बता दूँगा कि ये बात प्री-सीन में लिखी थी, ठीक है? उससे होगा क्या कि एक आपको आइडिया होगा कि कितनी एक्सटेंट की इन्फॉर्मेशन होती है जो प्री-सीन में लिखी होती है और वो किस हद तक यूज़ होती है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप मिसिंग फ़ील करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन-सा और कितना एरिया है जो हम मिस करेंगे। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग की वज़ह से आपको पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँगा। तो मुझे कन्फर्म करें चैट में कि सर ये जो बात अभी प्री-सीन वाली मैंने आपको समझाई है, वो हमें समझ आ गई कि अगर तो हमने प्री-सीन नहीं भी रीड किया, वैसे तो अगर रीड कर लेते अच्छी बात थी, लेकिन अगर इस पेपर का दैट इज़ दी पीएसएस अगर हमने इसका भी रीड नहीं किया, तो भी हम ये सेशन अटेंड कर सकते हैं, कोई एज़ सच इश्यू इस वक़्त नहीं होगा। मुझे कन्फर्म करते हैं प्लीज़? ओके, थैंक यू सो मच ज़ीशान। एनी अदर वन जो कन्फर्म कर सके सर मुझे? और दूसरी चीज़ अगर हमने लेक्चर्स भी नहीं लिए हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा, मगर या मतलब अगर हमारे लेक्चर्स पेंडिंग है या हमने रिवीजन नहीं किया तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं काफ़ी चीज़ों में आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँगा। ओके, परफेक्ट। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो वी हैव द पास्ट पेपर दैट इज़ द पील स्लीप सॉल्यूशन पीएसएस। स्पेसिमेन नंबर 1 स्पेसिमेन क्या होता है? अगेन बहुत सारी चीज़ें क्योंकि पहली क्लास है तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि सर स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी अपने एग्जाम का फॉर्मेट आपको बताती है या फॉर्मेट चेंज करती है ना, तो वो क्या करती है, वो एक मॉडल पेपर इश्यू करती है। ये मॉडल पेपर क्या काम करता है, आपको एक आइडिया देता है कि पेपर आएगा किस तरह का, किस फॉर्मेट में होगा, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, सही है ना? प्री सीन उससे किस तरह से लिंक होगा। तो जब सितंबर 2023 के अंदर कब? सितंबर 2023 के अंदर एसीसीए ने एसबीएल को प्री सीन पे शिफ्ट किया ना, तो एसबीएल एसीसीए ने स्पेसिमेन 1 एंड 2 इश्यू किए आप लोगों को ये समझाने के लिए, टीचर्स को ये समझाने के लिए कि अब से एसबीएल का पेपर इस तरह का आया जाएगा। तो ये हमारा स्पेसिमेन कहलाता है। अच्छा, अब रीड करते हैं सर, आ जाएँ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। Peel Sleep Solution that is PSS is a company which manufactures bed mattresses in Zealand। ठीक है ना? हम एक ऐसी कंपनी की केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं कि जो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है बेड मैट्रेसेस को ज़ीलैंड के अंदर।
कुछ चीजें प्री सीन के अंदर से अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं पहले से ही, ताकि हमें थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए कि ये बेड मैट्रेस की जो इंडस्ट्री है ना, जहां पर ये तमाम काम हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर आप सेल करते हो, तो ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है सर? ये इंडस्ट्री काम ऐसे करती है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो यहाँ पर है वो 100% फैमिली ओन है, ठीक है? और इसके अलावा आपकी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें 4 तरह के मेन बेड मैट्रेसेस होते हैं, ठीक है ना? 4 तरह के मेन बेड मैट्रेसेस है, कौन-कौन से सर? यहाँ पर लिखे हुए हैं ओपन कॉइल, पॉकेट स्प्रिंग, मेमोरी फोम, लेटेक्स। सही है? इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है कि ये सिंगल स्प्रिंग होता है, मल्टीपल स्प्रिंग है, मोल्ड टू बॉडी शेप, नो स्प्रिंग। अगेन ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये जब हमें यूज़ करनी होगी हम यहाँ पर आ जाएँगे। तो बताने का मकसद है कि उसकी थोड़ी-सी फीचर्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया हुआ है। अच्छा, और आगे से बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मामलात किस तरह चलते हैं कि आपके पास लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर है। ये मैन्युफैक्चरर बेड मैट्रेस को मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद ये डायरेक्टली कंज्यूमर को, यानी जो लोग मैट्रेस खरीदते हैं ना, उनको नहीं सेल करता। बीच में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, राइट? हमारी आम ज़बानों में। यहाँ पर प्री-सीन में उनको रिटेलर के नाम से बोला गया है। अच्छा, तो यानी कि बीच में कौन है? रिटेलर्स। तो इस इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है कि जो डायरेक्टली किसको सेल करे? कंज्यूमर को सेल करे, सिवाय किसके? सिवाय हमारे जो कि पीएसएस है। पीएसएस क्या करता है सर? पीएसएस रिटेलर के थ्रू भी कंज्यूमर को सेल करता है और पीएसएस डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सेल करता है अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है ना? तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ये तमाम काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आती है सर? अगेन that's great, Oppo, if you have understand or you have gone through the pre-scene, right? But I'm just giving a quick overview. तो मुझे कंफर्म करें सर, ये मॉडल समझ आता है इंडस्ट्री के काम करने का? अच्छा, हमारा पूरा सेशन जो है ना वो इसी तरह होगा, टू वे इंटरेक्शन में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछ रहा हूँगा, तो आप लोगों ने मुझे जवाब देते रहना है, सही है? ओके फ़ायज़ा, बेहतरीन। अच्छा, और इसके अलावा अब मसला क्या है कि भई ये जो रिटेलर्स थे ना, ये रिटेलर्स ने अब क्या किया है, इन रिटेलर्स ने भी अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी है। सही है? इन्होंने भी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी है और अब ये लोग, पहले क्या था कि इनके फिज़िकल आउटलेट्स होते थे, शॉप्स होती थी, ये उनके थ्रू सेल कर रहे होते थे। लेकिन अब इन रिटेलर्स ने भी वेबसाइट बना ली है और वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो अगेन जब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर और इवन फिजिकल मार्केट के अंदर भी कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और इन्होंने अपने जो फिजिकल आउटलेट्स है ना, उनको बंद करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई फिजिकल आउटलेट का कोई फायदा नहीं है, इतनी कॉस्ट आती है, रेंट आता है, बिजली का बिल आएगा, वहां पर स्टाफ लगाने को कोई फायदा नहीं है, हम वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। तो ये एक मेन चीज थी जो हमें पता होनी चाहिए सर। इसके अलावा अगर मैं और कुछ मेन चीज जो आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोगों को फायदा होगा, तो वो ये है कि सर हमारे पास जो 4 तरह के मैट्रिसेस होते हैं, वो हर कोई बना रहा होता है। उसमें भी कुछ अगर मैं कहूँ कि एक-दूसरे से अलग-अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर एक कंपनी का एक मैट्रेस है, एक टाइप का मैट्रेस है, ठीक है? लेट्स से अगर हम बात करें इसकी, कौन से वाले मैट्रेस की सर? हम बात करें ओपन कॉइल की। तो एक कंपनी का ओपन कॉइल दूसरी कंपनी के ओपन कॉइल से किस तरह से अलग होता है सर? अलग होता है बेस्ड ऑन दी डिजाइन, थिकनेस, प्रोडक्शन मेथड और मटेरियल यूज्ड, ठीक है ना? उसमें आप किस तरह के फीचर्स दे रहे होते हैं, इस बेस के ऊपर आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज मिल रही होती है। सारे मैन्युफैक्चरर जो है वो चारों तरह के मैट्रेस नहीं बनाते, मगर पीएसएस चारों तरह के बनाता है। जिस कंपनी की हम बात करें ना, वो चारों तरह के बनाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना साइजेस कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, किंग साइज, ये हमें सबको पता है कि ये किस तरह के होते हैं, ठीक है ना? और नहीं भी तो इसका एज़ सच इस केस स्टडी में कोई काम नहीं है, ये जस्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, एक चीज़, ठीक है ना? अराउंड 40 टू 50%। और एक चीज़ और ये है कि जिस तरह हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है कि जो मैट्रेस होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि हर महीने कोई खरीद रहा होता है, हर साल भी नहीं खरीद रहे होते हैं। ये 6-6, 12-12 साल या 5-5, 6-6 साल निकाल जाते हैं। तो इसका मतलब कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड मतलब एक बंदे ने एक बार खरीदा तो फिर अब वो 5-6 साल बाद ही खरीद रहा होगा। तो डिमांड को जो इंक्रीज़ करने का एक जो फैक्टर होता है ना, वो कौन सा है सर? वो ओनली ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी
तो फिर आपकी डिमांड इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी। अच्छा, इस वक़्त जो है ना वो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो 4% का चल रहा है, सही है? और कस्टमर के पास लॉयल्टी, जो ब्रांड लॉयल्टी है ना, उस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है ना? तो वो बहुत जल्दी एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ उनको थोड़ा सस्ता, थोड़ा अच्छा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो, ठीक है ना? एक चीज़ बहुत काम की यहाँ पर ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना एक नई चीज़ आ गई है, लॉन्ग ट्रायल पीरियड्स। अच्छा, लॉन्ग ट्रायल पीरियड्स क्या है? अक्सर हम एक चीज़ देखी है कि भाई ऑनलाइन से जब हम कोई चीज़ मंगाते हैं ना, तो क्या होता है कि ऑनलाइन से जो मंगाई हुई चीज़ है, वो दिखती कुछ है, आ कुछ जाती है। अक्सर लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है और वो चीज़ें जो वेबसाइट पे दिखाई जाती है ना, वो वैसी होती नहीं है। तो इसी वजह से जो रिटेलर्स हैं ना, उन्होंने ऑनलाइन या वेबसाइट शॉपिंग को, सेलिंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्ग ट्रायल पीरियड ऑफर किए हुए हैं। यानी कि आप क्या करें, 20 दिन तक उस मैट्रेस को इस्तेमाल करें, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन के बाद अगर आप सैटिस्फाई होते हैं उस चीज़ से जो आपने ली है, फिर आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक नॉर्म चल चुका है, लेकिन ये ऑनलाइन सेल्स के ऊपर है, फिजिकल सेल्स के ऊपर नहीं। यानी जो आउटलेट के थ्रू सेल कर रहे हैं ना, उनमें नहीं है, क्योंकि वहां तो आप आ रहे हो, चेक करके जा रहे हो मटेरियल को, सारी चीजों को। ऑनलाइन में मसला आता है, तो ऑनलाइन में ये फ्री ट्रायल वाला एक एलिमेंट है। अच्छा, मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो जहां पर क्या होता है कि लोग अपने जो उन्होंने मैट्रेस खरीदे होते हैं उनके हवाले से रिव्यूज दे रहे होते हैं कि किस कंपनी का कौन सा मैट्रेस कैसा था, उसकी क्या रेटिंग थी, उसके फीचर्स, डिजाइन, कंफर्ट किस तरह का था, ठीक है ना? ये चीज अगेन ये काम आएगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, और अगेन प्रोडक्ट की गारंटी भी बहुत ज़्यादा इस मार्केट के अंदर आई वुड से बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और 10 साल की वारंटी तो नॉर्मली मिलती है, गारंटी तो नॉर्मली मिलती है कि अगर खराब हो जाए, कोई मसला है, आप आके हमें दे जाएँ, ठीक है ना? तो ये अगेन इस मार्केट में ये दिखा रही है कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कस्टमर कितना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर में पावरफुल है कि जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उसको क्या-क्या इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं। अच्छा, हाई डिग्री ऑफ मार्केटिंग करनी पड़ रही है इस मार्केट के अंदर आपको रहने के लिए, और इस वक़्त जो आपकी एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट है ना, वो सिग्निफिकेंटली राइज़ कर रही है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही है ड्यू टू द इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन। सही है? अच्छा, इनोवेशन की अगर बात करूँ तो इनोवेशन अगेन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि टेक सेवी या टेक इंटीग्रेटेड मैट्रेसेस बना रहे हैं, जिनके अंदर क्या है कि एक ऐसा मैट्रेस है जो कि हार्ट बीट, आप जब सोते हैं तो आपकी हार्ट बीट कैसी थी, आपकी नाइट स्लीप किस तरह की गुज़री, आपको नाइट में कोई तकलीफ, सोने में कोई तकलीफ हो रही थी या नहीं, इस तरह की चीज़ों को रीड करेंगे और फिर आपको एक रिपोर्ट बना के देंगी, ठीक है ना? तो इस तरह की भी एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मैट्रेस भी है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, यानी अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो वो मैट्रेस को हीट अप कर देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो मैट्रेस को कूल डाउन कर देंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। पूरी मार्केट जो है ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है। सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ में सर? जब आप पुराने बेड्स को उसमें से मैट्रेस निकालते हैं, तो उसको डिसमेंटल करना और फिर उसके बाद उस मैट्रेस को या उस बेड को आप क्या करते हैं फिर डिसमेंटल करने के बाद रिसाइकिल करते हैं विद द रिस्पांसिबिलिटी कि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। केपीआई हमारे पास रॉस है जो कि 12% का है, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री का यही चल रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि ट्रेड यूनियन होती है या कोई कॉमन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही होती है, या उस इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये है ज़ीलैंड मैट्रेस फाउंडेशन, ठीक है ना? ये एक वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करती है टुवर्ड्स द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द बेड मैट्रेस इंडस्ट्री। फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबिलिटी एथिक्स, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छा मटेरियल यूज़ करें, अच्छे मेथड्स यूज़ करें, अपने स्टाफ की, एम्प्लॉयी की वेल-बीइंग और हेल्थ केयर के बारे में आप ख़्याल करें। तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करती है। अच्छा, पीएसएस की अगर बैकग्राउंड में बात करूँ तो मेन पीएसएस का बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 1000 के ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं, और चारों प्लांट के ऊपर हम जो है ना वो हर तरह का मैट्रेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये डीटीसी क्या है सर? डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो हम बात कर रहे थे ना कि पीएसएस वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर रहा होता है, तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हम डीटीसी यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के थ्रू कंज्यूमर को डायरेक्टली मैट्रेसेस सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, और कौन-कौन से करते हैं सर? हम 4 तरह के मैट्रेस है ना, हम चारों नहीं सेल करते, हम मेमोरी फोम और लेटेक्स मैट्रेस, ये 2 हमारे ब्रांड हैं जो हम सेल करते हैं वेबसाइट के थ्रू, बाकी हम वेबसाइट के थ्रू नहीं करते हैं।
रीजन इसका क्या है कि क्योंकि उसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं होता है, तो वो आसानी से रोल्ड होकर हम उसको डिलीवर करवा सकते हैं। ओनरशिप की बात चल रही है सर, ये फैमिली ओन बिजनेस है और पीएसएस के जो ओनर्स हैं वो पैशनेट हैं किस चीज के लिए, अपने ब्रांड नेम को लेकर, क्वालिटी को लेकर, और सेटिस्फाइड हैं फ्रॉम द डिविडेंड्स जो उनको मिल रहे हैं। तो अगेन बोर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। बोर्ड स्ट्रक्चर्स में भी कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप इसको बस एक बार अगर देखा है तो ठीक है, वरना कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। क्लाउड बेस्ड हमारे पास सर्विसेज हैं, यानी हमारा डाटा क्लाउड के ऊपर रखा होता है। अगेन इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर ये प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और अगेन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है किस किस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सप्लायर्स के बारे में बताया है कि हम अपने सप्लायर्स को क्लोजली क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे सप्लायर्स के ऊपर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप हमें खराब क्वालिटी का माल नहीं दे सकते, अगर देंगे तो हमारे आपके कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि कौन-कौन से हम जो है ना वो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स परचेज़ करते हैं उन मैट्रिसेस को बनाने के लिए। फिर अगेन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो पहले क्वालिटी चेक होता है रॉ मटेरियल का, फिर उसके बाद आप मैट्रिस बनाते हैं, कवर बनाते हैं, और फिर उसके बाद कवर की कटिंग करते हैं, फिर मैट्रिस और कवर को मिलाते हैं, और एट द एंड कंप्लीशन होती है, क्वालिटी चेक होता है, फिर पैकेजिंग होती है, और वो आप रवाना कर देते हैं रिटेलर के पास या कंज्यूमर के पास। अच्छा, यहाँ पर रिटेल पार्टनर्स की बात की गई है कि हमारे पास 5 रिटेल पार्टनर्स हैं, ठीक है? और सबके पास फिजिकल शोरूम है और उनके पास वेबसाइट्स भी हैं, क्योंकि रिटेलर्स ने सबने अपनी वेबसाइट बना ली है। लेकिन हम उनकी वेबसाइट यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास अपनी वेबसाइट है। अच्छा, रिटेल पार्टनर्स दूसरों के भी मैट्रिसेस है ना सेल करते हैं, यानी सिर्फ़ वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, बाकियों के साथ भी काम कर रहे हैं। और हम अपने जो मैट्रिसेस है ना वो ऑनलाइन के थ्रू सेल कर रहे होते हैं। None of the retail partners sell mattresses online through their own website. बोला है कि भाई हमारे मैट्रेसेस वो अपनी वेबसाइट पे नहीं सेल करते हैं। ऑब्वियसली क्यों करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास अपनी वेबसाइट है। होलसेल प्राइस जो है ना वो 15% लोअर है, क्योंकि 15% जो हम लेट्स से अगर प्राइस 100% है तो 15% लोअर कर दूं तो 85% पे हम रिटेलर को बेच रहे होंगे, और रिटेलर 100% पे आगे बेच रहा होगा, तो 15% उसका मार्जिन है। स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस है, जो कि कौन पीएसएस चार्जेस रिटेल पार्टनर स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस, यानी कि जो डिलीवरी चार्जेस है वो हम बेयर नहीं करते हैं, रिटेलर बेयर करता है, सही है ना। और क्रेडिट टर्म्स हम 30 डेज की देते हैं, गारंटी हम 10 साल की देते हैं, और फिजिकल सेल के अंदर हम कोई ट्रायल पीरियड नहीं देते। ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम की हैं, क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी, सही है ना। तो हमें ये पता लग गया 30 डेज का क्रेडिट टर्म हम दे रहे हैं अपने रिटेलर्स को, गारंटी हम 10 साल की देते हैं जो कि मार्केट के अंदर नॉर्मल है, और नो ट्रायल पीरियड इन दी फिजिकल सेल्स, राइट। अच्छा, डायरेक्ट टू सेल में यहाँ पे बात आई है, दो ये वाले जो ब्रांड थे जिनको हम सेल करते हैं, अगेन ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। रिटेल प्राइस के ऊपर हम सेल करते हैं डायरेक्ट, यानी क्योंकि बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो हमें अपनी प्राइस को कम करने की या मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं होती है। कस्टमर को हम कोई डिलीवरी फी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वेबसाइट को प्रमोट करना है तो हम फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं। 200 नाइट्स का हमने फ्री ट्रायल पीरियड दिया हुआ है, सही है, बेहतरीन। 10 साल की गारंटी भी देते हैं, और एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम रोलिंग इक्विपमेंट, पैकेजिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के अंदर। ये हमारी ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट्स है जो कि केसेस कर रहा है। अच्छा, रेवेन्यू के बारे में बताया गया है कि 20% जो हमारा रेवेन्यू था वो डीटीसी प्रोग्राम से आया, यानी कि वेबसाइट के थ्रू हमारा टोटल का 20% आया। एंड देन यहाँ पर कुछ रिस्क बताए गए हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिस्क है कि अगर लेजिस्लेशन या लॉ वगैरह चेंज आता है तो उससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बताया है कि कंटिन्यूड इनोवेशन की वजह से हो सकता है कि हमारी इम्पैक्ट, हमारी परफॉर्मेंस और हमारी रेपुटेशन के ऊपर इम्पैक्ट है कि हम इनोवेट नहीं कर रहे। और हमारे क्या हो सकता है कि सर, as we design manufacturing mattresses, we face exposure to liability claims against health and safety procedures. भाई आपके जो वर्कर्स हैं, स्टाफ है, उनको अगर कुछ हो जाता है प्रोडक्शन साइट के ऊपर, तो अगेन आपके ऊपर कुछ क्लेम एंड लाइबिलिटीज आ सकती है। और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकल आता है तो उसके लिए भी आपको रिटर्न की लाइबिलिटी या वारंटी गारंटी इस तरह की चीजें देनी पड़ सकती हैं। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात करें तो बोल रहा है कि रॉ मटेरियल जो हम मंगवाते हैं, ये इसकी कॉस्ट इंक्रीज होने का रिस्क है, अगर बढ़ जाएगी तो अगेन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। मार्केटिंग के बारे में बता रहा है कि नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स ब्रांड अवेयरनेस, मतलब कि अगर हम मार्केटिंग करें लेकिन वो मार्केटिंग की वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज ना हो, तो ये हमारा रिस्क है ना कि मार्केटिंग जाया हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगेन फिर यहाँ पर कुछ वेबसाइट के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं जहां पर हमने बात की है कि क्वालिटी हमारे हार्ट में है, यानी कि
फॉरमोस्ट थिंग फॉर अस। इनोवेशन में कह रहा है कि हम कंटिन्यूअसली इनोवेट करना चाहते हैं कि हम कस्टमर की डिमांड को मीट करें। कस्टमर सर्विस के लिए बोल रहा है कि हमेशा हमारे लिए कस्टमर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है। सस्टेनेबिलिटी में बोल रहा है कि वी आर कार्बन न्यूट्रल। हमारी वेबसाइट जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। मैट्रिक्स डिस्पोजल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट की सेल्स के अंदर। उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको डिसमेंटल करते हैं और देन उसको जाकर हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करूं तो बता रहा है कि भाई वी प्रमोट द बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज और हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। एथिक्स में हम बात करें कि हम एथिकल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करते हैं और हाई एथिकल वैल्यूज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। मैं समरी बता रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। रेवेन्यूज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना। रॉस हमारा कम हो रहा है। एवरेज इंडस्ट्री का 12% है, लेकिन हमारा कम हो रहा है। क्या हो सकती है वजह, देखेंगे। नंबर ऑफ रिटर्न बढ़ गए हैं डीटीसी यानी वेबसाइट सेल के अंदर। क्या वजह है सर, नहीं पता मैं। ट्रेड रिसीवेबल डेज हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमें हमारा जो रिसीवेबल है वो रिकवर करने में हम इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ मसला आ रहा है। तो सर यहाँ पर हमारा प्री सीन का एक ओवरव्यू जल्दी से कवर हुआ। मुझे कंफर्म करें अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई है, जो आप पूछना चाह रहे हैं। कंफर्म करें तो फिर हम आगे बढ़ें। आशीष, फाइजा, साकिब, पोपो, रुकैया, गाइस कैन यू प्लीज कंफर्म के हमें कोई क्वेश्चन है और डू वी हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द प्री सीन और वी कैन मूव अहेड। तो समझ आ गया है, आप कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू। चलें जी, तो क्वेश्चन रीड करते हैं आप। यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। अच्छा, ये बहुत आपको काम की बात बता रहा हूँ सर कि एसबीएल के एग्जाम के अंदर आपने अपने आंसर को ड्राफ्ट करते हुए इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका रोल क्या है। यानी कि ये रोल प्ले केस स्टडी है कि जिसमें अगर आप इंटरनल पार्टी है यानी कंपनी के अंदर है, तो आपकी जो टोन होगी वो भी एड्रेस करने वाली ऐसी होगी कि आप बोलेंगे वी, ठीक है ना, इनसाइड टोन होगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल है तो फिर आप एक्सटर्नल पार्टी की तरह बात करेंगे। तो ये आपको इस चीज का ख्याल रखना है। आपने यहां से पहचान लिया कि यू आर दी एक्सटर्नल पार्टी। एक चीज हमें समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। Employed by PSS to advise the PSS board of director on various strategic projects and initiatives। ठीक है ना, आपको एडवाइस करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है। इट इज करेंटली सितंबर 2003। ये आज की डेट है। आपको कह रहा है आप अज्यूम करें कि ये डेट है और आप जहां पर भी कोई फॉर्मेट यूज करेंगे तो वहां पर डेट ये यूज कीजिएगा। पेपर में आपकी पेपर वाली डेट आपने यूज करनी है, या तो फिर अगर आपको इस तरह लिख कर दी जाएगी तो फिर आप वो डेट यूज कर रहे होंगे। ओके। फॉलोइंग एग्जिबिट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द केस स्टडी। हमारे पास कुछ एग्जिबिट्स दिए गए हैं जो कि हमें इस केस स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स टू सप्लाई बेड मैट्रेसेस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये जो एग्जिबिट दिए गए ना, ये 1 2 3 4 है। हमारे पास क्वेश्चन है 3 और सबके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट ए, पार्ट बी है। तो अब एक स्टूडेंट को चैलेंज या मैं कहूं कि उसकी सक्सेस इस चीज में होती है कि वो इस बात को पहचान ले कि कौन सी रिक्वायरमेंट किस एग्जिबिट से एड्रेस होगी, यानी उस रिक्वायरमेंट को आंसर करने के लिए मुझे कौन से एग्जिबिट को रेफर करना है। सही है ना, क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया हुआ कि किस रिक्वायरमेंट का कौन सा एग्जिबिट है। तो यहीं पे आप जब नाम पढ़ेंगे ना तो आपके जहन में एक आइडिया आ जाएगा कि सर इस एग्जिबिट के अंदर किस टाइप की या किस हवाले से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सही है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म टू सप्लाई बेड मैट्रेसेस, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें हम सप्लाई कर रहे होंगे बेड मैट्रेसेस। प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट टर्म फॉर पीएसएस टू सप्लाई बेड मैट्रेसेस टू द जीलैंड हेल्थ चैरिटी। ओके। नंबर 2, स्टाफ सर्वे रिजल्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बोर्ड डिस्कशन ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिसेंट स्टाफ सर्वे। ईमेल फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में उसमें कुछ बात की गई है। ईमेल फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर जिसमें वो इश्यूज आइडेंटिफाई बाय द ऑडिट एंड रिस्क कमेटी एट पीएसएस। ठीक है ना। तो अब जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सी बात कहां की गई होगी। सही है ना। The pre-seen information which you have already used to familiarize yourself with the PSS and the industry which it operates। अभी हमने बात की PSS के प्रीसीन के ऊपर, जिससे हमें आइडिया हो गया कि इंडस्ट्री में क्या मामलात हैं और हमारा PSS का क्या हाल है। The above information should be used to answer each task within your chosen response option. The case requirements are included in the task below. Number 1, the chief executive has been approached by the charity Zealand Health। एक चैरिटी है Zealand Health जिसने हमें अप्रोच किया है।
टू सप्लाई पॉकेट स्प्रंग मैट्रेस द बेड इन। अच्छा, पॉकेट स्प्रंग मैट्रिक्स जो है ना एक टाइप है मैट्रेस की, और उसका पीएसएस का ब्रांड नेम जो है ना वो द बेड इन है। ओवर 6 month पीरियड टू जीलैंड हेल्थ हॉस्पिटल अक्रॉस जीलैंड। The proposed contract terms have been drafted, but the contract has not yet been finalized and signed. ठीक है ना, तो वो चाह रहे हैं कि आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके अंदर आप उनको ये मैट्रेस जो कि द पॉकेट स्प्रंग है वो सप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो ड्राफ्ट की जा चुकी है लेकिन फाइनलाइज नहीं हुई है। As PSS has not entered into this type of contract before, the chief executive has asked you to undertake a preliminary evaluation of the proposed contract and consider how it could impact on various aspects of PSS current business operation. इससे पहले PSS ने कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि भाई आप जरा हमारी मदद करें। He is aware that the recommended retail price of the bed-in mattress is $240। जो रिटेल प्राइस है वो कितनी है सर? रिटेल प्राइस है $240। The Zealand Health contract will be discussed in detail for the first time by the board of director at the next board meeting। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगली बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा अप्रूवल के लिए और कोई चेंजेस के लिए। तो अब रिक्वायरमेंट मेन आपसे क्या है? बोलते हैं प्रिपेयर अ रिपोर्ट। सर देखें, यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको उसने इंडिकेट किया है कि आपको जो जवाब आप लिखेंगे वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, उसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में लिख दें, आपको प्रोफेशनल मार्क्स जो है ना ये पूरे नहीं मिलेंगे। भले आप प्रोफेशनल स्किल पूरी अच्छी तरह से अप्लाई करें, लेकिन अगर फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें पता लग गया कि हमें रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखना है। और रिपोर्ट हम एड्रेस किसको करेंगे सर? हम एड्रेस कर रहे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा एड्रेस ही कौन है। मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली चीज, हमें अपने रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर एड्रेस ही को एड्रेस करना पड़ता है कि ये जो हमने आंसर दिया वो किसके लिए। नंबर 2 के जो प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेशन के मार्क्स होते हैं ना, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स होती हैं, वो इस चीज को भी मैटर करती हैं कि आप अगले बंदे को समझकर उसके हिसाब से उसको जवाब दें। यानी कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब मैं जवाब दे रहा हूँगा या कोई ब्रीफ कर रहा हूँगा, तो मैं चीज़ों को बहुत बर्ड आई व्यू या बहुत ज़्यादा एक एग्ज़ीक्यूटिव समरी वे में बता रहा हूँगा। यानी बिल्कुल छोटी-छोटी डिटेल्स में डेफिनिशन और एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो इतना बड़ा नहीं पढ़ने बैठेंगे। ठीक है ना? और दूसरा, उनको खुद से चीज़ों की नॉलेज है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे नहीं बन गए। तो जब आप उनको बता रहे होंगे तो आपका बताने का तरीका कुछ अलग होगा। लेकिन यही अगर आप अपने स्टाफ्स को, वर्कर्स को या अपनी जूनियर किसी टीम को बता रहे होंगे, तो आप ज़रा डिटेल में जाकर उनको चीज़ें समझा रहे होंगे, आप उनके सारे इश्यूज़ को क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे जूनियर्स हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको ज़्यादा डिटेल देना ज़रूरी है ताकि वो कोई गलती ना करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे चाह रहे हैं कि भई आप ज़रा हमें समराइज़ करके बताएँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें हैं, सही है ना? तो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना होता है जब हमें पता हो कि हमारा एड्रेस ही कौन है। तो सर खैर आगे बढ़ते हैं। व्हिच इवैल्यूएट्स द अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेस व्हिच पीएसएस मस्ट कंसीडर इन रिलेशन टू द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट विद ज़ीलैंड हेल्थ। सर 2 चीज़ें हमसे कही गई हैं। बोले आपने अपॉर्च्युनिटीज भी बतानी है, आपने चैलेंजेस भी बताने हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आकर कहते हैं सर बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। फिर जब वापस आकर अगर दोस्तों से डिस्कस करते हैं ना कि अच्छा तुमने अपॉर्च्युनिटी में क्या लिखा, चैलेंज में क्या लिखा? बोलते हैं अच्छा चैलेंजेस भी लिखने थे। एक बोलता है अपॉर्च्युनिटीज भी लिखनी थी। तो क्या होता है सर, इसको जब हम सही से नहीं पढ़ते ना, कोई एक चीज़ लिख के आते हैं, कोई एक छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के हमने ब्लंडर्स नहीं करने हैं। मैं ये लाइव सेशन का मकसद ही यही है जिसमें हम ये चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं ये गलतियाँ आप लोगों को बता रहा हूँगा, ठीक है ना? तो इसको नोट करना है हमने कि हम दोनों को आंसर कर रहे होंगे। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स अवेलेबल है हमारे पास फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनालिसिस स्किल। अच्छा, एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि सर अगर आपको कोई फैक्ट बताया जाए ना, तो आप उस फैक्ट को एनालाइज करें, आप उसको समझें और बताएं कि कौन सी इसमें अच्छी बात है, कौन सी इसमें बुरी बात है। यानी अपनी वर्डिंग में उसको आप अच्छा या बुरा, उसमें से क्या चीजें टेक अवेज हैं, आप उसको बताएं। तो मोर और लेस हमारी रिक्वायरमेंट में भी हमसे यही कहा है कि अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज को आप हमें बताएं आइडेंटिफाई करके। तो एनालाइज ही करने का बोला गया है। तो मैं देखता हूं, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि एक अच्छा पॉइंट आपका आपको 2 मार्क्स दिलाएगा, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 10 पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं 10 अच्छे पॉइंट्स लिखता हूं तो मेरा एक अच्छा आंसर हो जाएगा जो इन 20 मार्क्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करेगा। अगर तो 5 में अपॉर्चुनिटीज लिख दूं और 5 में चैलेंजेस लिख दूं, तो क्या लगता है आंसर हो जाएगा सही? सब मुझे जवाब देंगे प्लीज। अगर 5 अपॉर्चुनिटीज लिखूं और 5 चैलेंजेस लिख दूं तो मेरा आंसर सही हो जाएगा? यस। और भी लोग हैं हमारे पास मीटिंग में,
ऑन, क्या बात है सर। चलें, तो अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, इससे रिलेटेड एग्जिबिट कौन सा था? चलें, आप लोग अटैच स्टार्ट हो गया है। नहीं, नो। ओप्पो, वाई नो? एग्जिबिट नंबर वन, एक्सीलेंट फायदा। तो देखें, एग्जिबिट नंबर वन हमारे पास क्या था, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स लिखी हुई थी। तो आए जरा उस टर्म्स को पढ़ते हैं, उस टर्म्स को पढ़ के अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओप्पो, आई एम वेटिंग फॉर द रीजन। आप कह रहे हैं कि नो, तो मुझे बताएं क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं 5 अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज लिखता हूं तो मेरा आंसर पूरा नहीं होगा। डिस्कस कर लेते हैं उसको। अच्छा, एग्जिबिट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स टू सप्लाई बेड मैट्रेसेस। बैकग्राउंड हमारे पास दिया गया है। बैकग्राउंड में वो क्या बता रहा है कि जीलैंड हेल्थ इज द लार्जेस्ट हेल्थ केयर चैरिटी इन जीलैंड। लार्जेस्ट चैरिटी के साथ आप काम करने जा रहे हैं उस कंट्री की। It provides healthcare services to the individuals across Zealand through its hospital and healthcare clinics. ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जीलैंड के अंदर, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर की थ्रू इट्स हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक। जीलैंड हेल्थ इज गवर्न्ड बाय इट्स trustees and it aims to promote health and provide healthcare for the public benefit. Obviously charity है तो यही काम करेगी। To maintain high standards in its hospital, Zealand Health is undertaking an ambitious refurbishment program. ठीक है ना, अपने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जीलैंड हेल्थ क्या करने जा रहा है, रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें रिफर्बिशमेंट का मतलब कि वो अब अपने पूरे हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर्स को रिनोवेट करेगा, उसमें एनहांसमेंट करेगा, इनोवेशन कर रहा होगा, ठीक है ना। which will involve the replacement of its hospital bed mattresses over the next 6 months. अगले 6 महीनों के अंदर वो अपने तमाम बेड मैट्रेसेस को इसी प्रोग्राम के अंडर बहुत सारी चीजें करेगा। उसमें से एक चीज ये कि वो बेड मैट्रेसेस तमाम चेंज कर रहा होगा। तो सर ये था बैकग्राउंड। आगे देखते हैं प्रोपोज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स दी हुई है। पीएसएस विल सप्लाई जीलैंड हेल्थ विद 1000 सिंगल साइज पॉकेट स्प्रंग मैट्रेस। ठीक है सर, इसको जरा हाईलाइट करें। 1000 सिंगल साइज मैट्रेसेस हमें सप्लाई करने हैं ईच मंथ ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। हर महीने 1000 बेड मैट्रेसेस सप्लाई करने हैं 6 महीने के लिए। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन जाएंगे 6000 मैट्रेसेस हमें सप्लाई करने हैं। जीलैंड हेल्थ विल पे पीएसएस $190 पर मैट्रेस। सर ये कुछ मुझे अजीब सी बात लग रही है, $190। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई इसकी रिटेल प्राइस कितनी है, इसकी रिटेल प्राइस तो 240 है। अजीब सी बात है। खैर अभी हम नोट कर लेते हैं कि सर यहाँ पर ये एक चीज है जो कि थोड़ी सी हमें ऑड लग रही है। देखेंगे फिर इसको बाद में, अभी सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। The mattresses will be delivered to Zealand Health Hospital across Zealand and PSS will meet the delivery cost. Delivery cost भी हम दे रहे होंगे, जो कि हम वैसे नहीं देते हैं। सही है, ठीक है सर। एक ये और बात आ गई। Upon delivery of the new mattresses, PSS will be required to collect all mattresses which will be dismantled and recycled as part of PSS mattresses disposal service. जब हम नए मैट्रेस सप्लाई करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम पुराने मैट्रेसेस को डिसमेंटल करें, वहां से निकालें और फिर उसको रिसाइकल भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। पीएसएस विल मीट द कॉस्ट फॉर दिस सर्विस। हमें इसके कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये हम खुद कर रहे होंगे। यानी हमें बस पैसे मिलेंगे ये $190 पर मैट्रेस, जो कि ऑलरेडी रिटेल प्राइस से कम है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स ऑफ $190,000 ये किस तरह बन रही है सर, ये बन रही है 1000 मल्टीप्लाई बाय 190, ये एक महीने की है। will be made by Zealand Health to PSS at the end of every month of the 6 month contract। यानी हर महीने आपको पेमेंट आपकी मिल जाएगी। एक महीना हुआ, आपने एक महीने की सप्लाईज दी, आपको पेमेंट मिल जाएगी। गारंटी ईच पीएसएस मैट्रेस विल बी कवर्ड बाय पीएसएस स्टैंडर्ड 10 ईयर मैन्युफैक्चरिंग गारंटी। जो स्टैंडर्ड 10 ईयर मैन्युफैक्चरिंग गारंटी हम देते थे, वही हम यहाँ पर भी इनको भी प्रोवाइड करेंगे। ट्रायल पीरियड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। कोई ट्रायल्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल वाली बात है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ट्रायल पीरियड हम नहीं दे रहे हैं, जैसा कि हम नॉर्मली लोगों को नहीं दे रहे होते हैं। हाँ, ऑनलाइन सेल्स के अंदर डीटीसी के अंदर हम 200 नाइट्स की दे रहे होते हैं। पब्लिसिटी के बारे में क्या है, जीलैंड हेल्थ विल पब्लिसाइज इट्स रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन वेबसाइट। अच्छा, जीलैंड हेल्थ रिफर्बिशमेंट कर रहा है और वो अपनी ये जो चैरिटी है ना, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज को प्रमोट करेगा कि हम लोगों के लिए रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल्स क्लिनिक को रिफर्बिश कर रहे हैं। द नेशनल प्रेस सोशल मीडिया, ये वेबसाइट पे भी करेगा, नेशनल प्रेस पे भी करेगा, सोशल मीडिया पे करेगा। जीलैंड विल इंक्लूड द पीएसएस ब्रांड नेम विद इन इट्स ऑल पब्लिसिटी। अब इसमें जरा सुने, इस इंडस्ट्री के अंदर पता है क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर मैट्रेस मैन्युफैक्चर करके रिटेलर को देता है,
रिटेलर उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगाता है, यानी अपना लोगो लगाता है और फिर आगे सेल करता है, यानी मैन्युफैक्चरर का नाम या पब्लिसिटी कहीं पे भी नहीं हो रही होती। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा कि जो ज़ीलैंड हेल्थ है, वो हमारा ब्रांड नेम ही आगे यूज़ कर रहा होगा, यानी वो जिधर भी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ-जहाँ वो मैट्रेस अपने क्लिनिक्स में लगाएगा, वहाँ पर हमारी पब्लिसिटी हो रही होगी। ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि वेबसाइट के ऊपर, नेशनल प्रेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी क्या हो रही होगी? पब्लिसिटी हो रही होगी, मार्केटिंग हो जाएगी, हमारी एक ऑटो मार्केटिंग हो जाएगी। टर्मिनेशन पेनल्टी क्लॉज गवर्निंग लॉ एंड ईमास। A notice period of 60 days can be given by either party to terminate the agreement, यानी कि 60 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा अगर आप एग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहे हैं तो दोनों पार्टी की बात है। Penalty clause will be charged to PSS in the event of non-delivery and to Zealand Health in the event of late payment. पेनल्टी लगेगी अगर पीएसएस टाइम पे डिलीवरी नहीं देगा या जीलैंड हेल्थ टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, दोनों को पेनल्टी लगेगी। द साइज ऑफ पेनल्टी इज स्टिल नॉट फाइनलाइज, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय जीलैंड लॉ। इस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न कौन कर रहा है? वहां का जो लोकल लॉ है, जिस तरह मर्केंटाइल लॉ होते हैं, बिजनेस लॉ होते हैं, वो इसको गवर्न कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड of requirement of Zealand Health that all contract partners including PSS are registered with the eco management and audit scheme, that is EMAS. जीलैंड हेल्थ ने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि हम जिसके साथ भी काम करेंगे ना, उसके लिए ये शर्त है कि वो पहले ईमास में क्या हो, रजिस्टर हो जाए। तो सर यहाँ पर हमारा ये एग्जिबिट खत्म हुआ। अब आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट, अब आपने जो है ना ज्यादा नहीं सोचना, आपने मुझे 5 अपॉर्चुनिटीज पहले सबने मैसेज में लिख कर बतानी है। सर लंबा नहीं लिखेंगे मैसेज, एक ही मैसेज के अंदर 5 बुलेट्स के अंदर मुझे 5 अपॉर्चुनिटीज बताएं जो आपको नजर आ रही हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। चलें जल्दी से। अगर सही नजर नहीं आ रहा, मैंने जूम आउट कर दिया है। ठीक है सर, 2-3 मिनट ही रुकेंगे हम, ज्यादा हम टाइम इतना वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। 2-3 मिनट है। 5, 2, 3, 4 जिसको जितनी समझ आ रही है सर अपॉर्चुनिटीज बताएं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर अपॉर्चुनिटीज को मैं ऐसे कहूँ कि बेनिफिट ही सोच लें, उसके बेनिफिट ही बता दें मुझे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक तरह से बेनिफिट ही है ना हमारे लिए, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा होगा, हमें क्या एडिशनल चीज मिल रही होगी। सर वो जरा बताएं मुझे। एडवर्टाइजमेंट एक्सीलेंट जिशान, बट जिशान आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड कम अप विद मोर। Pfizer short receivable days, no trial period, free advertisement, excellent, excellent, excellent. सेल्स इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही। ओप्पो, ओप्पो नाम चेंज कर लें प्लीज। ओके, एक्स्ट्रा सेल्स, एक्सेलेंट, सेल्स इंक्रीज और एक्स्ट्रा सेल्स, ब्रिलियंट। तो हमारे पास 4 तो देखें आप लोगों ने खुद ही बता दिए हैं, जिसमें शॉर्ट रिसीवेबल डेज, नो ट्रायल पीरियड, फ्री एडवर्टाइजमेंट, एक्स्ट्रा सेल्स, साकिब लिख रहे हैं ब्रांड इमेज, एक्स्ट्रा सेल्स, मार्केटिंग, मार्केट शेयर इंक्रीज। यस, तो मोर और लेस साकिब, इसमें अगर तो मैं ये देखूं कि मार्केट शेयर इंक्रीज और सेल इंक्रीज ये दोनों एक ही है ना, क्योंकि मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि आपकी सेल्स कितनी है, राइट? तो और ब्रांड इमेज को अगर मैं थोड़ा सा इस तरह करूं कि ब्रांड इमेज आपकी किस तरह से होगी, साकिब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अ बिट मोर कि ब्रांड इमेज को हमने किस तरह एज एन अपॉर्चुनिटी का है, ताकि मैं समझ सकूं इफ इट इज अ करेक्ट पॉइंट और नॉट। और मीनवाइल मैं लिखता हूँ कि कौन से पॉइंट हैं जो मेरे भी ज़हन में थे, व्हिच आर मोर और लेस जो आप लोगों ने बताया। तो नंबर 1 सर, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, राइट? नंबर 2 आपके पास आई वुड से रिड्यूस, या फिर मैं कहूँगा कि मंथली पेमेंट्स। मंथली पेमेंट से होगा क्या? हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेज जो प्री सीन में हमें ये बता रहा था, देखें प्री सीन में उसने कहा कि बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल कम हो जाएंगे ना। तो मंथली पेमेंट्स जो कि आपको आपके कैश फ्लोस को मैनेज करने में हेल्प कर रही होगी। आर वी कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनपीओ? यस यस यस, एग्जैक्टली साकिब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एज अ सीएसआर एक्टिविटी नजर आएगा, एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप नजर आएंगे कि आप इन्वायरमेंट का, आप सोसाइटी का भला करने जा रहे हैं। आप $190 पे बेच रहे हैं 240 वाली चीज को, एक और किसको? एनपीओ को, ठीक है ना? तो अगेन इट वुड बी सीन एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, और इससे क्या होगा? आपका ब्रांड इमेज इंक्रीज होगा। एक्सीलेंट साकिब, ठीक है। मंथली पेमेंट आ जाएंगी। इसके अलावा सर हमने और क्या बताया था? नो ट्रायल पीरियड्स, तो नो ट्रायल पीरियड्स होंगे। अच्छा, नो ट्रायल पीरियड पे हम थोड़ी बात करेंगे कि ये फायदा कैसे है, ठीक है। और फिर सर हमारे पास मार्केटिंग हमें मिल जाएगी, एक फ्री मार्केटिंग।
So far excellent, and at the end we have the CSR. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि सर इसको हमने ड्राफ्ट कैसे करना है, तो सर ड्राफ्ट अगर मैं करने की बात करूं तो सबसे पहले हम अपने पास क्या करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। रिपोर्ट फॉर्मेट था हमारा। रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होता है सर, टू यानी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, फ्रॉम आप खुद कौन है, सब्जेक्ट आप बताते हैं, एंड देन आप बात करते हैं कि डेट क्या है। सही है। तो किसको एड्रेस करना था, जल्दी से मुझे बताएं, किसको हम एड्रेस कर रहे थे? हम एड्रेस कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहां देखिए लिखा हुआ है ये। तो टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही होगी, बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इसी का ही बिल्कुल प्रॉपर और क्लियर आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट, अच्छा सर सब्जेक्ट यहाँ पर सीख लें किस तरह से लिखना होता है। देखिए, सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके इस आंसर को एक हेडिंग में बता दे कि इस आंसर में क्या चल रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से आप अपना सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। सर किस तरह से, देखें, अगर मैं यहां से बात करूं, मैं अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विद इन कॉन्ट्रैक्ट विद जीलैंड अगर लिख दूं, तो वुड इट बी अ फाइंड सब्जेक्ट और नॉट? अगर तो मैं ये लिख दूं, अपॉर्चुनिटीज एंड challenges in contract with Zealand Health. Simple? No? Why, Dishan? Okay, you can write this as well. Again, that is the point of the discussion, that there is no absolute answer in the SBL. See, if Zishan is writing that evaluation of the opportunities and challenge, it is absolutely right. If I am writing opportunities and challenge in contract with Zealand, it is also correct. So Zishan, you can go with either thing as far as it is correct, right? Date sir, date कौन सी थी, September 2003. Okay. अच्छा, अब आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना होता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या लिखते हैं सर? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप बताते हैं कि इस रिपोर्ट में आप क्या बात लिखने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसके अंदर एक इशू आ रहा होता है कि सर ये हम स्टार्ट कैसे करें, हम अपने आंसर को स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट एक बार हो जाता है ना, हम बचपन से देखते हैं ना, दोस्त को बोलते हैं बस मुझे हेडिंग बता दो, शुरू के 2 लफ्ज बता दो, बाकी मैं खुद लिख लूंगा। तो स्टार्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। स्टार्ट कैसे करेंगे, आप इधर आए क्वेश्चन पे। तो सर आपने लिखना कैसे होगा, पहले तो आपको मैं बताता हूँ। आपने लिखना ऐसे है कि आप बोलेंगे दिस रिपोर्ट, ये याद कर लें आप। दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट कर क्या है, करेगी क्या? ये रिपोर्ट वही काम करेगी जो काम हमें क्वेश्चन में करने को बोला गया है। क्या करने को बोला गया है? हमें करने को बोला गया है कि आप इवैल्यूएट करें अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विद द व्हिच पीएसएस मस्ट कंसीडर इन रिलेशन टू द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट विद जीलैंड हेल्थ। यानी कि आप यहां से विच के बाद से ये इवैल्यूएट से लेकर यहां तक एंड तक कॉपी पेस्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि हम हर आंसर में यही चीज कर रहे होंगे। यानी हमारी ओपनिंग लाइन जो होगी वो कहां से आ रही होगी, वो हमारी रिक्वायरमेंट से आ रही होगी। और एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप अपने क्वेश्चन में से किसी चीज को कॉपी करके आंसर एरिया में ले जा सकते हैं। आज चूंकि पहली क्लास है, हमें क्योंकि पेपर का भी इतना नहीं पता, चीजें थोड़ी आहिस्ते से जब स्मूथ हो जाएंगी तो हम एक पेपर सीबी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह आप कॉपी पेस्ट करके इसको लिख सकते हैं। तो अगेन आप यहां से लेकर यहां तक कॉपी पेस्ट करेंगे। राइट नाउ मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, इवैल्यूएट से लेकर इस तरह लिख रहा हूं, और फिर एंड में हेल्थ के। ठीक है, तो जब आप लेकिन आंसर लिखेंगे तो आप पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको 2 चीजें पूछी थी ना, एक पूछी थी अपॉर्चुनिटीज और दूसरा पूछा था, क्या पूछा था? चैलेंजेस। तो अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज में यही सेम आपने जो ऊपर बातें की थी सर, उन्हीं की हेडिंग लगाएंगे और फिर उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज किस तरह से। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अच्छा जी, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अगेन एक्स्ट्रा रेवेन्यू का पैराग्राफ सर स्टार्ट करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली उनको क्या इशू आ रहा होता है कि अब मैं इसके अंदर लिखूं क्या, बात कैसे स्टार्ट करूं, सबको यही इशू आता है। और तो अब देखें आपने स्टार्ट कहां से करना है, आपका जो
आंसर स्टार्ट हो रहा होगा ना, मेनली आप सबसे पहले वो फैक्ट को उठाएँगे, उस फैक्ट को ढूँढेंगे जिसकी वजह से आपने ये पॉइंट चूज़ किया। यानी आपने अगर चैट में मुझे बताया कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू, तो वो ऐसी क्या बात थी जिसको पढ़ के, जिसको सुन के आपको ऐसा लगा कि ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू है? सर वो ये थी कि जहाँ पर हमने कहा था ज़ीलैंड को क्या करना होगा, ज़ीलैंड को नहीं, पीएसएस को सप्लाई करने होंगे 1000 सिंगल पॉकेट साइज स्प्रंग मैट्रिक्स ईच मंथ ओवर द 6 मंथ पीरियड। और इसके अलावा प्रीसीन में एक बात थी, प्रीसीन में एक बात थी कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सिर्फ 4% से। यहाँ हमने हाइलाइट किया, देखें। ये कहाँ गई? यस, इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो कर रही है किससे? 4% से। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 4% से, हमारा रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें ये एडिशनल रेवेन्यू मिल गया जो बाकियों को नहीं मिला है। तो इससे क्या होगा कि हमारे रेवेन्यू एज कंपेयर टू द कंपेटिटर, एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री इंक्रीज कर होंगे, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। तो आपने करना क्या होगा सर, आप अपने पास सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जब आपने ये फैक्ट कॉपी कर लिया तो आप कहेंगे कि भाई पीएसएस विल सप्लाई दिस दिस, यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लिया। अब ये फैक्ट है, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे बनेगा ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी देखें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं आंसर में और आ जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, एग्जामिनर अपने कमेंट में ये कहता है कि जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, मैं उसको एक भी मार्क्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया कि ज़ीलैंड को 1000 मैट्रेस 6 महीने तक सप्लाई करने हैं। भाई इससे क्या हुआ? इससे आप बताएं तो सही कि ये क्यों एडिशनल रेवेन्यू है? क्यों? क्योंकि ये एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ज़ीलैंड को मिला है, और ये एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ज़ीलैंड के पास जो ग्रोथ आएगी, जो रेवेन्यू का इंक्रीज आएगा, वो अपने कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री से ज्यादा होगा जो कि 4% है। दैट्स इट। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। तो ये हम अक्सर लैग कर रहे होते हैं। तो 2 बातें हमें समझ आई कि पहला, हमें अपना आंसर स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है उस फैक्ट से जिसकी वजह से हमने इस पॉइंट को चूज़ किया है। वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें एग्ज़िबिट से मिल रहा होगा, और फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आई वांट यू ऑल कि वो इस लाइन के आगे जो भी मैंने बात समझाई उसको इंग्लिश में मुझे ड्राफ्ट करके बताएँ, और उसमें जो इश्यू होगा, जो भी गलती होगी, देन फिर मैं आपको हाथ के हाथ बता रहूँगा कि उसको आप किस तरह सही कर सकते हैं। तो सर लेट्स राइट इट इन द चैट। तब तक मैं अपने पास लिख लेता हूँ। ओके, तो सर आएँ सब रीड करते हैं कि हमने मैंने क्या लिखा है। ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन मैंने कॉपी किया है। एंड देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल प्रोवाइड द एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ टू पीएसएस एज़ कंपेयर्ड टू इट्स कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री वेयर द एवरेज ग्रोथ इज़ 4% ओनली। ठीक है? तो मुझे बताएँ, समझ आया हमें कि किस तरह हमें आंसर को ड्राफ्ट करना है? प्लीज़ चैट में मुझे आंसर दे रहे हैं प्लीज़? यस, ओके। साकिब, आर यू विद मी? वलीद? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। तो सर अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या था? अगला पॉइंट था मंथली पेमेंट्स। तो अब मुझे बता दें, ये मंथली पेमेंट वाली बात कहाँ लिखी हुई थी, जिसको देखकर हमने कहा कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है। मंथली पेमेंट वाली बात कहाँ लिखी थी सर? मंथली पेमेंट वाली बात लिखी थी यहाँ पर पेमेंट टर्म्स में। देखें, ये पूरी लाइन हम कॉपी कर सकते हैं, यस और नो? यस, ये पूरी लाइन को हम कॉपी करेंगे, लेकिन अब मुझे ज़रा एक्सप्लेन तो करें। अब ये देखें, ये आपका मेन काम है, और इन ड्राफ्टिंग सेशंस में यही चीज़ को सीखना है कि कॉपी पेस्ट तो हम कर लेंगे, ये तो सीख लिया हमने, लेकिन अब इसको आगे हम बयान करेंगे कि भई हमें ये अपॉर्च्युनिटी क्यों लग रही है, हर महीने $190,000 मिल जाएँगे। बस ये तो एक फैक्ट है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें अच्छा क्या है? अच्छा क्या है ये तो बताएँ? अच्छी 2 बातें हैं। कौन-सी 2 बातें हैं सर? 2 बातें अच्छी ये हैं कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेज़ जो ओवरऑल पे इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, वो कम हो जाएँगे। नंबर 1 ये देखें, ये अपॉर्च्युनिटी है। पैसों का मिलना अपॉर्च्युनिटी है, किस तरह से, मतलब उसमें क्या चीज़ अच्छी बात है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एग्ज़ामिनर को। और दूसरी अच्छी बात क्या है? सर जब आपको हर महीने पैसे मिल रहे होंगे, आपको नहीं लगता कि आपके कैश फ्लो पोज़ीशन अच्छी हो जाएगी? यानी आपकी कैश फ्लो मैनेजमेंट में आपको आसानी हो रही होगी? यस, एग्ज़ैक्टली। तो
यही जो बात अभी मैंने उर्दू में बताई है कि जो ट्रेड रिसीवेबल डेज आपके बढ़ रहे थे वो कम हो जाएंगे ओवरऑल बेसिस के ऊपर, और कैश फ्लो जब आपको हर महीने मिल रहा होगा तो इट विल ईज योर कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये मुझे इंग्लिश में लिख कर बताते हैं प्लीज। देखें, अगर ड्राफ्ट हमने लाइव सेशन को ज्वाइन किया है तो फिर उससे पूरा फायदा उठाएं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, लिखें। कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हम गलत लिख देंगे या शायद डांट देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भूल जाए, क्या होगा, मैं आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करूंगा, ये गलतियां अगर यहाँ हो रही है ना ये सही है, और खुदा ना खास्ता पेपर में होंगी ना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, क्लासरूम में आपके अपने टीचर आपको बता रहे हैं। जब तक मैं अपने पास लिख लेता हूँ। वलीद, फायजा, साकिब, receivables will be साकिब जस्ट आई बिलीव थोड़ा जल्दबाजी में हमने गलती लिख दी है कि मोर ओवर द ट्रेड रिसीवेबल्स विल ऑल्सो भी इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं होंगे ना, जब हमें पेमेंट मिलेगी तो वो तो कम होंगे। और ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल डेज जो हम ऑडिट में भी नहीं निकाल रहे होते हैं, रेशोज में कैलकुलेट कर रहे होते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेज, तो उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी परफेक्ट आंसर, बस इसमें एक चीज ये सही करनी है कि ये ट्रेड रिसीवेबल डेज हैं और इंक्रीज नहीं डिक्रीज होंगे, राइट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेज का डिक्रीज होना अच्छा है, यानी हमें रिसीवेबल जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं इसका मतलब ये अच्छी चीज है, राइट। यस यस यस, आई गॉट इट, नो इश्यूज। और कोई अपना आंसर लिख गया, लिख कर चेक करवाना चाहे प्लीज टाइप इट इन द चैट। ऑलराइट, तो सर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सर अगला पॉइंट हमारा क्या था? अगला पॉइंट हमारा ये था कि आपने नो ट्रायल्स, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर ट्रेड रिसीवेबल में बात करूं मंथली पेमेंट की, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप किसी बड़े कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं या बड़े ऑर्डर पे जा रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऐसी टर्म्स देनी पड़ती हैं जो कि थोड़ी अनफेवरेबल होती है, या मतलब आपको जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी आपको उस बड़े कस्टमर का ख्याल रखना पड़ता है, उस बड़े ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इससे इस पॉइंट की भी हम थोड़ी बात करने वाले हैं, अगले पॉइंट की भी बात करेंगे। तो प्लीज़ मुझे बताएँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर तो कोई हमारा बड़ा कस्टमर है तो हम उसका ख्याल करते हैं, नहीं करते हैं? Yes, Asnain, this is for the ACCA, and also for if there are any students which are for the like appearing for the MSA 2 of CA, they can also join the class and उससे उनका भी फायदा हो सकता है। तो सर मुझे बताएं कि जितने स्टूडेंट्स अगर कोई हमारा बड़ा कस्टमर होता है तो उसको हम फेवरेबल टर्म्स देते हैं या नहीं देते हैं? यस, यस फायजा, बिल्कुल हम दे रहे होते हैं। तो लेकिन अगर तो आपको प्रीसीन अभी याद हो, मैंने बताया था कि हम तो बाकी नॉर्मल रिटेलर्स को भी 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने उसको भी वही क्रेडिट टर्म्स दिए जो कि हम एक नॉर्मल रिटेलर को दे रहे होते हैं? तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि मतलब इतना बड़ा इनफ्लो होगा जो कि उसी टाइम पे आ रहा होगा जिस टाइम पे बाकी लोग हमें पैसे दे रहे होते हैं, है ना? तो ये एक अच्छी बात है कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इसी तरह हम ट्रायल पीरियड्स बाकी लोगों को देते हैं, तो हम नहीं देते। लेकिन ये इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है हमें, 1000 मैट्रेसेस 1 महीने में खरीदेगा, 6000 मैट्रेसेस 6 महीनों में खरीदेगा। एक भी ट्रायल पीरियड नहीं दिया उसको। उस तो फिर आप बताएँ ये अच्छी बात है पीएसएस के लिए या नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में? तो ये बहुत अच्छी बात हुई ना, क्योंकि हम इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नो ट्रायल्स पीरियड ऑफर कर रहे हैं जो कि हम रिटेलर्स को कर रहे होते हैं, राइट? So this is again an opportunity and I would say it is a beneficial thing for us. तो no trials, no trials कहाँ से आएगा सर? आप देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉपी करेंगे एंड देन कॉपी करने के बाद ये जो हमने बात की कि पीएसएस नॉर्मली भी अपने कस्टमर्स को ट्रायल पीरियड नहीं दे रहा होता है फॉर दी फिजिकल सेल्स, ठीक है ना? एक बात, और दूसरा इतने बड़े ऑर्डर के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी में भी आपको ट्रायल पीरियड नहीं देने पड़ रहे हैं, सो दिस इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। और दूसरा, ट्रायल पीरियड नहीं होंगे तो कोई रिटर्न नहीं होगा। एक बात, क्योंकि भाई ट्रायल नहीं था, खरीद लिया तो कोई रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न नहीं होगा तो फिर आपको जो जो रिटर्न करने के लिए, जब अगर कोई रिटर्न करता है तो वहां जाकर मैट्रेस को वापस लाना, उसकी एक कॉस्ट, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट, उसके अलावा और कौन सी कॉस्ट होगी, रिसाइकलिंग की कॉस्ट, ये तमाम कॉस्ट आपको बेयर नहीं करनी होगी, आपकी जान छूट जाएगी, है कि नहीं? तो ये अच्छी बात है कि नहीं?
यस हसनैन, कल भी होगी क्लास, क्योंकि आज हम पूरा पेपर नहीं कर पाएँगे, तो जो बकाया हिस्सा है वो हम कल कर रहे होंगे। तो सर मुझे आप लोग हसनैन, फ़ाइज़ा, साकिब, वलीद, मुझे जल्दी से चैट में टाइप करके बताएँ, इस लाइन के आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सोच लें कि आपने आंसर लिख लिया। इसके आगे बताएँ मुझे कि नोड ट्रायल से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ये इंग्लिश में लिखना है। देखिए उर्दू में सोच लिया हमने, उसमें मैंने आपकी हेल्प कर दी। इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस करनी है आपने, तो इंग्लिश में मुझे लिख कर बताएँ। सर देखिए प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है कि आपने भी साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है, वरना तो प्रैक्टिस मेरी तो हो चुकी है, मैं तो पास भी हो चुका हूँ। ट्रायल्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर रिटेलर्स और नॉट। अच्छा हसनैन, चूँकि आपने थोड़ा लेट जॉइन किया है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम चल रहा है कि हम जब कोई सेल करते हैं, तो अपने रिटेलर्स को ट्रायल पीरियड नहीं देते हैं। यानी कि आपने आज खरीद लिया, तो खरीद लिया, उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते हमें, सही है? अब हम एक ऐसी चैरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जो उस कंट्री की सबसे लार्जेस्ट चैरिटी है और वो हमसे 6000 मैट्रेस खरीद रही है और हम उसको ट्रायल पीरियड नहीं दे रहे हैं। अच्छा रिटर्न जब होता है, तो रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न में आपको रिटर्न की कॉस्ट होगी, ठीक है? डिलीवरी कॉस्ट होगी, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट होगी, यानी वो जो मैट्रेस आपने उस वहाँ पर इंस्टॉल किया, उसको डिसमेंटल करना होगा, उसको रिसाइकिल करना होगा, उसकी कॉस्ट होगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ट्रायल नहीं है ना भाई, जो खरीद लिया, खरीद लिया। क्या मीनव्हाइल वेटिंग फॉर द आंसर। सर ये क्लास मैंने लेट जॉइन की थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। Um, no trials will allow us to decrease our cost as there will be no return, so there will be no sale return cost, damage cost. Sakib, damage cost, you can write the accurate word that is the dismantling cost. Okay, because in pre-scene they have explained us that there is a dismantling thing also which we have to do. Also in the exhibit as well. देखें यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है dismantling and recycling as a part of PSS mattress disposal service. Moreover, moreover वाली बात सेकंड पॉइंट दोबारा बताइएगा सर। दोबारा कौन-सा जो हम बात कर रहे थे कि जो ट्रायल पीरियड हम अपने रिटेलर्स को भी नहीं दे रहे, वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम नहीं दे रहे, तो दिस इज़ अगेन अ बेनिफिशियल थिंग, राइट? यस। अच्छा भाई, फोर्थ पॉइंट अब क्या है सर? फोर्थ पॉइंट ये है कि अच्छा हसनैन आप कह रहे थे सर समझ नहीं आ रहा। हसनैन यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, ठीक है? अच्छा चूँकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो रही होगी, बट यू कैन स्टे एंड अगेन यू कैन लुक एट द ड्राफ्टिंग कि हम किस तरह ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्या हमारा सिंपल एक मेथड है कि जिसमें हम जो उर्दू में सोच रहे हैं वही चीज़ों को हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये एक्सप्लेनेशन के पार्ट में ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो वो आप सीख सकते हैं और फिर अगले क्वेश्चन में आप अगेन शुरू से हमारे साथ होंगे तो चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा चौथा पॉइंट क्या था सर? चौथा पॉइंट हमारे पास था क्या लिखा था सर हमने यहाँ पर? फ्री मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग नीचे वाले पेज पे लिख लेते हैं हम। अच्छा फ्री मार्केटिंग का पॉइंट सर हम कहाँ से कॉपी कर सकते हैं? एग्ज़िबिट में लिखा हुआ था कुछ कि नहीं? मुझे याद पड़ रहा है कि एग्ज़िबिट में कुछ लिखा हुआ था सर। एग्ज़िबिट के अंदर यहाँ पब्लिसिटी वाली बात जो थी कि ज़ीलैंड मैं इसको ज़रा साफ कर दूँ आप लोगों के लिए। Zealand Health will publicize its refurbishment program through this and will also include PSS brand name. तो ये मैं अगर पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँ या अगर मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँ तो सर मेरा फैक्ट आ जाएगा। लेकिन ज़ीलैंड अपने क्लिनिक्स हॉस्पिटल में जो मैट्रेस लगा रहा है, उसपे मेरा ब्रांड नेम लगा रहा है, यूज़ कर रहा है और मुझे भी मार्केट कर रहा है न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे। अपॉर्च्युनिटी क्या है इसमें? फ़ायदा क्या होगा सर? फ़ायदा बताएँ इसके अंदर। ये तो एक फैक्ट है। फ़ायदा बताएँ, फ़ायदे को एक्सप्लेन करें। क्या फ़ायदा होगा? हमने बात की अभी। हसनैन ये तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर कोई चैरिटी जितने भी मैट्रेस अपने क्लिनिक्स हॉस्पिटल में लगा रही है, न्यूज़पेपर में अपना नाम यूज़ कर रही है, अपने इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, वहाँ हमारा भी नाम यूज़ कर रही होगी, तो हमारी मार्केटिंग हो रही होगी, सही है? हमारी मार्केटिंग हो रही होगी। क्या फ़ायदा होगा सर हमें? हेडिंग लिखी हुई हमने। ज़ीशान आप चले गए थे? सर बताएँ मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर तो ज़ीलैंड हेल्थ हमारे अपने मैट्रिसेस के ऊपर हमारा नाम यूज़ करेगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा उससे? अगर आप सिर्फ़ ये लिख कर आएँगे टू बी वेरी ऑनेस्ट सर नहीं मार्क्स मिलेंगे। मैं इतना क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि लिखें, लिखें, लिखें
क्योंकि बोलने में, सोचने में सब आसान होता है, लिखते वक़्त हाथ रुकता है। सर, तो हाथ यहाँ रुकेगा, तभी हमें पता लगेगा हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारी क्या मिस्टेक्स है और मैं उसको सही करवा पाऊँगा, प्लीज़। ओके, नो प्रॉब्लम हसनैन। Pre-marketing will increase our brand image as we are contract with one of the largest influencers in marketing our name. साकिब, देखें, ये जो आपने पॉइंट लिखा है ना, ये आपका पॉइंट सही तो है, मगर इस हेडिंग के हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखिए बताया कि फ्री मार्केटिंग से ब्रांड इमेज जो है ना हमारा, मतलब जो फ्री मार्केटिंग नहीं, जो ये काम हो रहा है, जो ये एक्टिविटी हो रही है कि ज़ीलैंड हेल्थ हमारा नाम अपने मैट्रेसेस पे यूज़ करेगा, ठीक है? और वो नेशनल प्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर हमारा नाम यूज़ कर रहा होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी और फ्री मार्केटिंग होगी तो एक चीज़ हमने प्री-सीन का जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्री के अंदर एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है और वक़्त के साथ-साथ एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। सही है ना? तो जब एक चीज़ हमारे लिए फ्री हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि हमारी बहुत सारी कॉस्ट बच जाएगी? हमारी कॉस्ट बच जाएगी तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इधर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था ना? ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कम हो रहा था, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बढ़ने लगेगा क्योंकि हमारी मार्केटिंग का जो एक मेजर एक्सपेंडिचर था, वो हमारा अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे बिहाफ़ पे तो कोई और मार्केटिंग कर रहा है कि नहीं? तो ये फ़ायदा है इसके अंदर कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट सेव हो जाएगी, सही है? तो आपका ये जो एक्टिविटी है, उससे क्या फ़ायदा होगा ना वो बताना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट एज़ द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ इंक्रीज़िंग रैपिडली। So by this contract, PSS will get the chance to reduce its major marketing cost and hence increase in profitability. All right? देखें ये हमने लिखा। तो साकिब समझ आया किस तरह से हमने पॉइंट लिखा है? हमारे साथ फायजा है, हमारे साथ वलीद है। गाइस कंफर्म करते हैं कि हमें समझ आया कि किस तरह हमने ये आंसर को लिखा है? ज़ीशान भी हमारे साथ, यस, ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, तो अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट था सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी का आंसर साकिब ने लिख दिया, कोई देखेगा नहीं। और आप मुझे बताएँगे कि सर सीएसआर, अब सीएसआर वाला पॉइंट जो है ना मैं देखूँ तो अगर मेरे पास यहाँ पर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये हमारी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ये अगर लिख दें हम, ठीक है, अगर तो मैं ये वाली बात लिखूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद this Zealand is governed by its trustee and its aim to promote healthcare and provide healthcare for public benefit। तो पहले मैंने बताया कि वो अच्छा काम करते हैं। अब वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरा क्या फ़ायदा होगा? वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक चैरिटी है, लोगों के वेल-बीइंग को प्रमोट करते हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरा क्या फ़ायदा होगा? लोग मुझे देखेंगे तो मुझे क्या समझेंगे? मुझे भी अच्छा समझेंगे, मेरी कंपनी को अच्छा समझ रहे होंगे कि नहीं? गाइस जवाब दे रहे हैं मुझे चैट में आप लोग? यस, यस। तो यही आपने अपने पास से एग्ज़िबिट में से कॉपी एंड पेस्ट करना है और फिर आप लिखेंगे दिस एक्टिविटी और दिस कोलैबोरेशन वुड seem or would appear as a corporate social responsibility activity or the CSR activity in in the eyes or in the view of the general public। इससे होगा क्या? दिस विल एनहांस योर ब्रांड इमेज, ओके, दिस विल एनहांस योर रेपुटेशन। और जब आपकी रेपुटेशन और ब्रांड इमेज अच्छी हो जाएगी, जब लोग ये समझेंगे कि आप एक एथिकल कंपनी है, आप एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, तो फिर वो लोग जो इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपकी कंपनी से चीज़ें खरीदेंगे या नहीं?
खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? सब बिल्कुल खरीदेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है कि दिस विल एनहांस आवर ब्रांड इमेज, आवर रेपुटेशन एंड इट विल बी सीन एज़ अ सीएसआर एक्टिविटी एंड दोज़ कस्टमर्स, सप्लायर्स, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो सीएसआर एक्टिविटीज़ को वैल्यू करते हैं, वो फिर हमारी कंपनी को क्या करेंगे? सपोर्ट कर रहे होंगे। यस, एग्ज़ैक्टली ज़ीशान। तो ये पॉइंट अगेन मैं अभी इसको लिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे पास लिखा हुआ है पूरा, यहाँ देख लें। ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? तो सर अपॉर्च्युनिटीज़ हो गई। अब ज़रा बात करते हैं चैलेंजेस की। तो जल्दी से मुझे 5 चैलेंजेस बताते हैं आप? 5 चैलेंजेस चैट में 5 पॉइंट लिख के बताएँ। पूरी लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ नाम बताने हैं चैलेंजेस क्या होंगे सर हमें। मैं एग्ज़िबिट अगेन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, 9:18 हो रहे हैं, 9:20 तक आई वांट यू गाइस कि जितने जो चैलेंजेस आपको समझ आ रहे हैं, वो लिखें। गलत हो जाएँगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्लास में हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। कुछ तो फेस पे ही लिखे हुए हैं प्लीज़, बहुत फेस पे लिखे हुए हैं। चैलेंज क्या आएगा सर? चैलेंज ये आएगा, पहला चैलेंज कि $240 का एक जो मैट्रेस है, उसको आप $190 पे बेच रहे हैं। अच्छा, अब देखें, जब आप चैलेंजेस की बात करेंगे ना, तो अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं सोचिएगा कि इसको मैं चैलेंज कैसे बोलूँ? डिलीवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोज़ल एंड सर्विस, एक्सीलेंट फ़ायदा, एक्सीलेंट। तो आप इसको ऐसे नहीं सोचें कि भई ये तो मैं जो है ना मेरी फ्री मार्केटिंग भी हो रही है, मैं तो एक चैरिटी के लिए भई ठीक है, अपॉर्च्युनिटी अपनी जगह पे है, लेकिन चैलेंज भी तो एग्ज़िस्ट करता है ना, ये मसला भी तो है ना। वो बात की बात है, आप ये ना सोचें कि भई मैं इसको चैलेंज बोलूँ या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बुरा कैसे बोल दूँ, ये भी तो है। आपको बुरा अच्छा नहीं बोलना। आप जब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करेंगे तो अच्छी चीज़ों को देखें, चैलेंजेस की बात करेंगे तो बुरी चीज़ों को देखें और उनको बस मेंशन करें। फैसला लेना आपका काम नहीं है, ठीक है? तो एक चीज़ मैं सस्ती बेच रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाए? इंडस्ट्री के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40-40, 50-50% के हैं और मैं सस्ता बेच रहा हूँ। तो मुझे अगेन ये चैलेंज रहेगा कि नहीं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह फ़ाइज़ा ने बताया कि भई डिलीवरी कॉस्ट जो कि हम बाकियों से लेते थे, ये हमें खुद डिलीवर करना पड़ेगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो डिलीवरी कॉस्ट जो हमें देनी पड़ रही है, जो बेयर करनी पड़ रही है, अगेन इससे क्या हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी हमारी खराब हो सकती है। ये चैलेंज है ना सर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तीसरा, डिस्पोज़ल कॉस्ट ऑफ डिस्पोज़ल सर्विस, भई उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे मुझे। मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है। सही है, उसके बदले में ठीक है मुझे मार्केटिंग सर्विस मिल रही है, मेरा नाम अच्छा हो रहा है, जाने दें, एक चीज़ है तो सही ना भाई, मसला तो है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो, उनको वो भी तो सोचेंगे ना ये। तो इसकी वजह से अगेन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी। तीसरा मसला क्या है सर? पेनल्टी। यहाँ लिखा है कि अगर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। इधर प्री-सीन में एक बात लिखी थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें ज़रा। प्री-सीन में एक बात लिखी है कि आपकी जो प्रोडक्शन है ना, वो इवेनली स्प्रेड आउट है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में स्प्रेड हुई हुई है। तो मतलब ऑलरेडी आपने अपनी प्रोडक्शन को पूरे साल पे स्प्रेड कर दिया है, तो क्या आपके पास इतनी एडिशनल कैपेसिटी या एडिशनल स्टाफ और उसमें स्पेस होगी कि आप एडिशनल 6000 यूनिट्स का ऑर्डर ले लें, उसको पूरा कर लें? नहीं कर पाएँगे, तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी की साइज़ नहीं पता, हो सकता है बहुत बड़ी हो, प्रॉफिटेबिलिटी पूरी खराब कर दे, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाएँगे तो। चैलेंज है ना सर ये? नहीं है क्या चैलेंज? और क्या चैलेंज है सर हमारे पास? और चैलेंज है जब उसने बोला कि आपको इस एक इदारे के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये कौन-सा इदारा है? कहाँ से आया है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सही है? ये ऑडिट भी कराने की बातें कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम उसको समझें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझें, उसके साथ कंप्लाई करें, उसकी क्या रजिस्ट्रेशन फी होगी, क्या ऑनगोइंग कंप्लायंसेस होंगी, ऑडिट उसका कैसा होगा, ऑडिट में हमें कितनी तकलीफ होगी, कितने चैलेंजेस होंगे, है ना? तो ये चैलेंजेस है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हैं कि नहीं? सर मुझे बताएँ, ये समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हमें? अब मुझे बताएँ, ये जितने भी चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ की हमने बात की, ये कोई किसी मॉडल में लिखे हैं? ये किसी थ्योरी में लिखे हैं? हैं? कहीं नहीं लिखे ये। ये एक कॉमन सेंस है, ये बिज़नेस सेंस है। ये कैसे डेवलप होगी? सर ये डेवलप होगी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस से। जब आप मेरे साथ बात करेंगे, मैं जिस तरह आप लोगों को समझाऊँगा कि क्यों, किस तरह ये चैलेंज है हमारे लिए और फिर इसकी ड्राफ्टिंग पे बात करेंगे हम। सर मुझे कन्फर्म करें, ये चैलेंजेस हमें समझ आते हैं कि ये चैलेंजेस किस तरह से हैं?
सर आप मैसेजेस कर नहीं रहे हैं या मुझे नजर नहीं आ रहे हैं? अभी फायजा का मैसेज नजर आया, उसके अलावा जीशान है हमारे साथ साकिब हैं, वलीद हैं। यस यस। ओके। तो सर अब बात करते हैं कि हमें इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है। तो सर ड्राफ्टिंग के लिए अगेन वही हमारा तरीकेकार होगा जो हमने अभी सीखा है कि हम एग्जिबिट से चीजों को कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना कि ये चैलेंज है तो क्यों है, ये मैं सिर्फ आपको ये बता देता कि भाई जीलैंड ने हमें कहा है कि ईमास से रजिस्टर होना है, ये चैलेंज है। भाई ईमास से रजिस्टर होना चैलेंज नहीं है, उसके अंदर क्या चैलेंजेस है वो भी तो बताओ, बात तो पूरी करो। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला इस लाइन के आगे जो एक्सप्लेनेशन है, सर प्लीज मुझे लिख कर बताएं। आप लोग जो अभी मैंने आपको समझाया था वो आप मुझे लिख के बताएं अपने आंसर के अंदर कि आप किस तरह से उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करेंगे। सर प्लीज 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से टाइप करें। टाइप करें सर कि ईमास की रिक्वायरमेंट्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग लेना, उससे कंप्लाई करना, ये चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, ठीक है। और वो ऑडिट की बात कर रहा है तो ऑडिट्स को कंडक्ट करवाना भी चैलेंजिंग होता है, ऑडिट इतना कोई आसानी से नहीं हो जाता। एनवायरमेंटल ऑडिट की बात चल रही है तो एनवायरमेंटल ऑडिट तो और मसले वाली बात है। सर अगेन चलें ये चीज को लिखें अपने पास। ओके सो सर आप लोगों ने तो नहीं लिखा है, खैर मैंने लिख लिया है। तो देख लें, इसको रीड करते हैं और फिर मुझे ना बताएं कि समझ आ रही है सर किस तरह लिखा है। इट इज द रिक्वायरमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने कॉपी किया एग्जिबिट से। दिस वुड बी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंसेस ऑफ ईमास। ऑल्सो पीएसएस, आप देखें मैं आउटसाइडर बंदा हूं ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें समझना पड़ेगा या हमारे लिए चल, मैं बोल रहा हूँ पीएसएस आपके लिए, भाई आपके लिए मसला होगा। वुड बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनवायरमेंटल ऑडिट विच विल बी चैलेंजिंग। सही है। तो देखिए कितना सिंपल वे में हम चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। बस रीज़न क्या है कि सर थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा-सा हमें अपने आप को इस चीज़ के लिए यूज़्ड टू करना पड़ेगा। थोड़ा-सा अपने ऊपर इस चीज़ को मुसल्लत करना पड़ेगा कि हम लिखें, हम गलत लिखें, सही लिखें लेकिन लिखें। शुरू में थोड़ा मसला आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन लिखते-लिखते बिलीव मी अच्छा हो जाएगा। राइट? तो सर ये समझ आता है तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें? सर चैट में वेट कर रहा हूँ, अगर ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ें? कि नंबर 2 सर, नंबर 2 हमारे लिए क्या था चैलेंज? चैलेंज ये था चैलेंज था हमारा रिटेल प्राइस की, तो हम कह देते हैं कि सेलिंग प्राइस की हेडिंग लगाई और सेलिंग प्राइस की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ आप देखें कॉपी पेस्ट करेंगे अगेन, ज़ीलैंड हेल्थ विल पे। जो पॉइंट है सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतना आपने कॉपी कर लिया, इसके मार्क्स मिल जाएँगे आपको क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ ये बताया है कि भाई $190 पे हम सेल करेंगे। अब $190 में सेल करने में मसला क्या है? क्या बुराई वाली बात है? आप बताएँगे कि ये $190 पे आज जो आप सेल कर रहे हैं, इसकी रिटेल प्राइस $240 है, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है इस प्राइस से। जब सिग्निफिकेंटली हाई है, तो फिर सर क्या होगा? देयर वुड बी अ चैलेंज फॉर द पीएसएस टू मेंटेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हैविंग दिस मच लो प्राइस। दैट्स इट। सर मुझे लिख के बताते हैं ये चीज़? चलें फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट सर क्या था? डिलीवरी कॉस्ट की बात की गई थी। तो डिलीवरी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो डिलीवरी कॉस्ट अगेन आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी कॉस्ट आपको नहीं दी जा रही है, तो अगेन ये बात आप यहाँ से देखें, कहाँ से आपको पता लग रही है? सर ये आपको पता लग रही है हियर द मैट्रेसेस विल बी डिलीवर्ड टू ऑल ज़ीलैंड हेल्थ हॉस्पिटल अक्रॉस ज़ीलैंड एंड पीएसएस विल मीट द डिलीवरी कॉस्ट। ये आपने अपने आंसर में कॉपी करना है एंड देन उसके बाद बताना है कि इसमें क्या मसला क्या है? उसको ज़रा एक्सप्लेन करें, एग्ज़ामिनर को समझाएँ कि डिलीवरी कॉस्ट आप जो है ना पीएसएस जब बेयर कर रहा होगा तो अगेन ये उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट लेकर आएगी, क्योंकि हम नॉर्मली डिलीवरी कॉस्ट बेयर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो एक एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर आएगा जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपने क्या लिखना होगा। ये जो बात मैं लिख रहा हूँ ये आगे की बात है, मतलब जो कॉपी पेस्ट करने के बाद जो आपने बात लिखनी है ना जिसके एक्चुअल में मार्क्स होंगे, ये वो बात है। ओके, तो सर देखिए हमने लिखा है दिस विल इंक्रीज द एडिशनल बर्डन ओवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पीएसएस एज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू योर रिटेलर इन योर
you are not providing this services to your retailer in the normal transaction, तो एक एडिशनल बर्डन आप लेने जा रहे हैं। इसी तरह डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी लिख ली है सर हमने? 2, 3 और चौथी डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आपको ही बेयर करनी पड़ रही है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी जब आप बेयर कर रहे होंगे तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आपके ऊपर एडिशनल आएगी, क्योंकि ओल्ड मैट्रेसेस भाई ओल्ड मैट्रेसेस को डिसमेंटल करना ये हमारी क्यों जिम्मेदारी होगी? हमने तो नया बेचा है ना। तो ओल्ड को ये एडिशनल आपके ऊपर बर्डन है कि ओल्ड मैट्रेसेस को आप डिसमेंटल करेंगे, उनको रिसाइकल करेंगे और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपको ही देनी पड़ेगी। कोई आपको दे नहीं रहा कि ओल्ड मैट्रेस को आप वहां से निकाल के अपने वेयरहाउस पे या अपने किसी डंपिंग साइट पे लेकर आए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपके पास यहां से आप कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी कहां से करना है? पीएसएस विल मीट ऑल द कॉस्ट फॉर दिस सर्विसेज, ठीक है ना? कौन सी सर्विसेज? यहां से पीएसएस विल बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द ओल्ड मैट्रेसेस व्हिच विल बी डिसमेंटल्ड एंड रिसाइकल्ड एज अ पार्ट ऑफ पीएसएस मैट्रेस डिस्पोजल प्रोग्राम। पीएसएस विल मीट ऑल द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस। उसके बाद अब आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉस्ट बेयर करने में मसला क्या है? मसला ये है कि आपको एडिशनल एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अगेन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हिट आ रही होगी। और ये सब आप कर रहे हैं रिड्यूस प्राइस के ऊपर, ठीक है ना? दिस विल अगेन क्रिएट एडिशनल बर्डन ओवर योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? नेक्स्ट सर पांचवा पॉइंट हमने क्या सर बात की थी? हमने बात की थी अम, ये थी पीएसएस अगर नॉन डिलीवरी करता है, अगर तो डिलीवरी टाइम पे नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो सर आप ये बताएंगे कि आपकी प्रोडक्शन, ये प्रीसीन से देखें, प्रीसीन में लिखा हुआ है कि पीएसएस कहाँ के सर? यहाँ था प्रोडक्शन इज सेपरेटेड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि आपकी प्रोडक्शन पूरी स्प्रेड की हुई है। तो ये पीएसएस को कंसिडर करना पड़ेगा कि उसके पास क्या स्पेयर कैपेसिटी है कि वो इसको प्रोड्यूस कर सके। अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो आप कैसे इस ऑर्डर को टाइम पे पूरा करेंगे? अगर टाइम पे पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपको पेनल्टीज लगेंगी, अगेन पेनल्टीज लगेंगी। उससे क्या होगा? नंबर वन, आपकी रेपुटेशन खराब होगी और आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक है? प्रोडक्शन कैपेसिटी तो आप कहाँ से सर कॉपी करेंगे? आप कॉपी करेंगे यहाँ से कि पेनल्टी क्लॉज विल बी चार्ज टू द पीएसएस इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, ठीक है? यहाँ तक आपने चार्ज कॉपी किया और उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि भाई इसी वजह से पीएसएस को देखना पड़ेगा। पीएसएस शुड असेस if it has or how it will arrange the production capacity, यानी कि अगर है पहले ये देखें, नहीं है तो फिर अरेंज कैसे करोगे? टू ऑनर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? बिकॉज इफ डिले इन डिलीवरी you will face or you will be charged with penalty। अच्छा पेनल्टी हमें नहीं पता कि कितनी है तो हम लिख देंगे which could be serious and also this नॉन डिलीवरी क्या होगा सर? नॉन डिलीवरी से आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। विल इफेक्ट योर रेपुटेशन नेगेटिवली। सर समझ आई है किस तरह हमने पॉइंट लिखा है? मुझे कंफर्म करते हैं यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो रहा है। ओके, तो सर अब मुझे बताएं कि
ये हमने एक आंसर लिखा जो कि हमारा कितने मार्क्स का था, ये था हमारा 20 मार्क्स का एक आंसर था जो कि मेरे मुझसे अगर पूछा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था। चूँकि हमारा ये पहला-पहला क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि हमें मुश्किल लग रही हो। बट इसमें ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो सर हमें मुश्किल लगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उसके ऊपर हम आगे और ज़्यादा काम कर सकें। सो आई नीड योर फीडबैक कि सर कौन से ऐसे एरियाज़ थे जो कि एज़ अ स्टूडेंट आपको लगा कि हाँ, ये चैलेंजिंग थे या इनके ऊपर आपको खुद भी काम करना चाहिए, जो आप सोच रहे थे कि नहीं ये तो आसान हो जाएँगे मगर ऐसा नहीं था? ओके, ज़ीशान, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो? सर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ? अच्छा अगला क्वेश्चन हम एक काम करते हैं रीड कर लेते हैं, उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे और फिर कल की क्लास के अंदर इसकी हम ड्राफ्टिंग को देख रहे होंगे क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अराउंड 20 मिनट्स रहते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको समझते हैं और फिर बट अगेन सर देखें अगर इस तरह वन साइडेड चलना है, एक्सप्लेनेशन वाज़ लिटिल बिट ट्रिकी, नीड टू इम्प्रूव दिस। यस, यस, ऑब्वियसली देखें एक्सप्लेनेशन ही तो एक्चुअल में ट्रिकी पार्ट है और इसी के तो नंबर हैं। तो ये तो ट्रिकी होगा ही ना ज़ीशान क्योंकि एक चीज़ अगर नंबर जिससे मिल रहे हैं तो वो आसान हो जाएगी, सभी पास कर लेंगे। ठीक है? तो क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल है और वो कब आएगी जब हम ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप मुझसे जब देखें आपने अभी इम्प्रूव तो तब करेंगे ना ज़ीशान जब आप लोग मुझे लिख कर बताएँगे। तो आपको लिख कर मुझे बताना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ उसमें क्या गलतियाँ हैं। ठीक है? साकिब बीच में बता रहे थे लेकिन फिर वो भी कहीं आउट हो गए। तो ख़ैर अच्छा आइए ज़रा इसको रीड करते हैं। The chief executive is aware of that the contract with Zealand Health is conditional upon PSS complying with the eco management audit scheme. ठीक है ना? ईमार बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है, कंडीशनल है कि अगर हम यानी पीएसएस ईमास से कंप्लाई करता है तो ही होगा वरना नहीं होगा। हमने ऊपर पढ़ा भी कि ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट रखी है उसने ज़ीलैंड हेल्थ ने। He knows that an environmental policy is a part of EMAS requirement. Environmental policy उसके रिक्वायरमेंट का पार्ट है। आपको बता रहा है कि एनवायरनमेंट रिलेटेडली वो कंसर्न है। The chief executive has asked you to make a presentation to the board outlining the specific action and key areas that PSS would need to focus on to achieve the compliance. पहली चीज सर यहाँ पर एक काम की बात बताई गई है यानी अगेन आपको फॉर्मेट बताया है कि इस बार जो आप फॉर्मेट यूज करेंगे ना वो कोई नॉर्मल फॉर्मेट नहीं होगा, वो एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट आपने यूज़ करना है और आपके सीबी एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप उस प्री-सीन फॉर्मेट के एरिया में जवाब दे रहे होंगे। कहीं और देंगे सर सॉरी टू से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो बोर्ड को आपको प्रेजेंटेशन बना के देनी है, उसमें आपको क्या बताना है कि भाई क्या की स्पेसिफिक एक्शन है जो कि पीएसएस को लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? क्यों लेने पड़ेंगे? ताकि वो ईमास के साथ कंप्लाई कर सके और क्या की एरियाज़ होंगे जिनके ऊपर उसको फ़ोकस करना है। अच्छा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। 2 प्रेज़ेंटेशन स्लाइड बनानी है। अगेन इसका फॉर्मेट होता है प्रेज़ेंटेशन स्लाइड का, जो कि कल हम ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। विद अकम्पनिंग नोट्स ये भी उसका पार्ट है, व्हिच कैन बी प्रेज़ेंटेड एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अगेन ये प्रेज़ेंटेशन, नोट्स या स्लाइड्स बोर्ड मीटिंग में जाएँगे, तो आपका आंसर बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? which explain the actions which PSS will need to take to comply with the EMAS यानी कि आपको एक्शंस बताने हैं कि भाई ऐसे क्या-क्या काम करने पड़ेंगे आपको या कौन-कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आप EMAS की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकें। ठीक है? नंबर 1 आउटलाइन द की एरियाज व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन इट्स एनवायरमेंटल पॉलिसी यानी कि आपको अब अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी में क्या-क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आप ईमास की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीजें जो कि ईमास रिक्वायर्ड करता है और आपकी पॉलिसी में नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो आपको उनको अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाना होगा। सही है? तो 2 चीजें पूछी आपसे। एक्शन बताएँ कौन-कौन से हैं जो कि पीएसएस को लेने चाहिए ताकि वो कंप्लाई कर सके ईमास से। नंबर 2 अपनी पॉलिसी में क्या चेंजेस करें, कौन-सी की एरियाज़ को इंक्लूड करें। अच्छा, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कम्युनिकेशन स्किल इन क्लैरिफाइंग द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड। देखें, अगेन ये इसने खुद बोल भी दिया जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सर आपने बोर्ड को मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। चिल्लर-चिल्लर बातें नहीं करनी होती है बोर्ड के साथ, ठीक है? तो आपको ये 14 मार्क्स मिलेंगे। 14 मार्क्स का मतलब है कि 7 पॉइंट अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 7 गुड पॉइंट्स विल गिव यू दीज़ 14 मार्क्स। अच्छा, अब मुझे बताएँ इसमें कौन-सा एग्ज़िबिट अप्लाई हो रहा है? मैं एग्ज़िबिट आपके सामने रख देता हूँ सर, मुझे ज़रा देख कर बताएँ कि कौन-सा ऐसा एग्ज़िबिट है जिसमें इससे रिलेटेड आपको लगता है इन्फॉर्मेशन गिवन है?
सर मुझे जल्दी से बताते हैं देखकर। चलें सर जल्दी से। कौन सा एग्जिबिट? नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा एग्जिबिट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? किसमें से मैं? साकिब कह रहे हैं एग्जिबिट 3 जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर बात कर रहे हैं स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। साकिब इसमें तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड या इमाज से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो मैं आपको अनम्यूट करूँ अगर आप बताना चाहें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं एग्जिबिट 3 से आंसर होगा, या चैट पे ही बताना मुनासिब है? नहीं सर यहाँ पर बताए कोई भी एग्जिबिट ऐसा नहीं है जिसमें आपका आंसर है। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फुल टॉस है। आप जिस तरह चाहें उस तरह खेल सकते हैं। कैसे सर? मतलब इसके अंदर आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एग्जिबिट नहीं है, यानी कि अब आपको खुद सोचना है कि अगर मैं किसी भी इदारे या किसी भी ऐसे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर होने जाऊँगा, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? यानी बहुत जेनेरिक आंसर होगा ये। नो, नो सर टाइपिंग मिस्टेक। ओके देन व्हिच वन? तो आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे? अब अगर मैं आपको एक जेनेरिक आंसर बताऊँ जो कि यहाँ पर क्योंकि कोई एग्जिबिट नहीं है तो एक जनरल आंसर होगा। वो जनरल आंसर रिलेवेंट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। पहली चीज़, आपको उस इदारे से रजिस्टर होना है ना? आपको उस इदारे के बारे में पता है कुछ? नहीं पता मुझे। तो पहला आपका काम क्या होगा कि आप उस इदारे के बारे में और उस इदारे से रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लें, उसकी रिक्वायरमेंट्स के नेचर को समझें। सही है? जब आप उसको समझेंगे, तो फिर आप उसको समझने के बाद ये इवैल्यूएट करें कि वो रिक्वायरमेंट क्या-क्या हैं और करंटली आप कैसे हैं। यानी आपके उस रिक्वायरमेंट में क्या-क्या पहले आपने ये आइडेंटिफाई किया कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आपने ये देखा कि आपका खुद का स्टेटस क्या है। जब आप ये स्टेटस आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि इन दोनों के दरमियान में गैप कितना है, यानी कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिससे इस वक़्त आप कंप्लाई नहीं कर रहे। तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि आप उन रिक्वायरमेंट से इमाज की कंप्लाई कर जाएँ। जब आप कंप्लाई कर जाएँगे तो फिर आप उसके इमाज से रजिस्टर होंगे, रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे और उसके बाद क्या होगा सर उसमें ऑडिट की भी बात लिखी हुई है। तो अब आपको नेसेसरी अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगी कि आप एनवायरमेंटल ऑडिट कंडक्ट करवा पाएँ। और ऑडिट कंडक्ट कैसे होता है सर? हमने ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा है। ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी, ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल ऑडिट है, तो आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि आप वो जनरेट कर पाएँ? और फिर उसके बाद उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस, ये तमाम चीज़ें आपको इंश्योर करनी होगी ताकि ऑडिटर आकर उसका सही से ऑडिट कर पाए। सर ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको स्टेप लेने हैं। अब मुझे बताएँ, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, लेकिन मसला क्या था? ये एक जेनेरिक आंसर था, जिसमें हम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं उनको ये कहता हूँ ना सर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो वो डर जाते हैं। बोलते हैं सर ओपन एंडेड है, हमें तो एग्जिबिट दे दो या हमें कोई बाउंड्री बता दो, हम उसमें खेल लेते हैं। भई अच्छी बात यार मैं आपको बताऊँ आपकी सबसे ज़्यादा सक्सेस क्या होगी कि जब आप इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन्स को आंसर करना सीख जाएँगे। यानी आप बोलेंगे कि अगर ओपन एंड क्वेश्चन आता है मेरे लिए अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं जो चाहूँ अब देखें इसमें रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने जो बातें कही, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जस्टिफाइड है और हर किसी इदारे में अगर आपको रजिस्टर होने जाना है, तो ये तो वो बातें हैं जो आपको करनी ही है। सही है ना? तो ये तो ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कहूँगा कि कॉमन सेंस वाली थी। तो ये कॉमन सेंस जब आ जाती है ना, तो फिर वहाँ पर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ये कैसे डेवलप होगी? प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर आप लिख पाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एग्ज़िबिट नहीं है, जो आपको ये बताए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना एक स्टूडेंट का हाथ पता है कहाँ रुक जाता है? सर मैं लिख रहा हूँ, सही भी लिख रहा हूँगा कि नहीं लिख रहा हूँगा? मैं गलत ही लिख रहा हूँगा। मैं गलत ही सोच रहा हूँगा। मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर क्या होगा। समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? जो सोच रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं? भई ना लिखने से एट लीस्ट लिखना बेहतर है ना? और फिर जब आप लिखते जाएँगे, जब आप देखेंगे कि आपने जो लिखा था वो सही था। एट लीस्ट अगर आपका आंसर मैच नहीं भी करता तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगा कि हाँ, जस्टिफाइड है, रिलेवेंट है। भले वो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो वो सही है। तो फिर क्या होगा सर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएँगे और बिलीव मी पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, अभी जून अटेम्प्ट के अंदर भी एक अराउंड 34 या 32 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था सर, तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी।
तो सर 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, क्या कहते हैं कि ड्राफ्ट कर लें इस आंसर को या फिर हम कल की क्लास के लिए रखें? या इसका जो पार्ट बी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, चलिए पार्ट बी को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी में उसने कहा है कि भई आपको की एरियाज़ बताएँ जो हमें अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी का पार्ट बनाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे आप लोग से थोड़ा-सा इनपुट चाहिए। अगेन जब आप लोगों को अब मैंने इतना समझाया है कि इस तरह का जनरल आंसर आप किस तरह आंसर कर रहे होंगे, तो मुझे बताएँ कि एक अच्छी एनवायरमेंटल पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें होंगी? एक अच्छी एनवायरमेंटल पॉलिसी के अंदर अगर मैं कहूँ कि लेट्स से एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं? चलें, बस अच्छी बातें बताएँगे, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने तो कुछ नहीं बताया ना, तो अब कोई भी स्टूडेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी अच्छी बात बता सकता है। सर हमारे पास कितने लोग हैं प्लीज़? एनवायरनमेंट पॉलिसी में हम एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा काम कर सकते हैं? जो हम अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर लें तो हम एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ? सर हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएँ। यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो एमिट करते हैं, हम इस तरह की अरेंजमेंट करें कि जो हमारे कार्बन एमिशन है और हमारी जो उसको नेगेट करने वाले या उसको कैंसल करने वाले जो इफेक्ट्स हैं, वो ऐसे हो जाएँ कि जितना हमारा एमिशन है और जो इतना कैंसलेशन है, वो मिलकर ज़ीरो हो जाए। तो हमारे कार्बन एमिशन ज़ीरो हो जाए, यानी हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएँ। एनवायरमेंटल पॉलिसी में आप इंक्लूड करें कि पीएसएस शुड मेक सच अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल। ठीक है? ये आपकी पॉलिसी में हो सकता है और क्या कर सकते हैं सर आप बताएँ? और क्या हो सकता है सर? कुछ डिसमेंटलिंग, कुछ रीसाइक्लिंग की बातें हुई थी हमारे प्री-सीन के अंदर, हमारे इस चीज़ के अंदर। आपको नहीं लगता कि इससे रिलेटेड भी कुछ एनवायरमेंटल पॉलिसी में हम ऐड कर सकते हैं? हैं भी या नहीं हमारे साथ सर कोई? शाकिब हमारे साथ है, फ़ाइज़ा हमारे साथ हैं। मुझे स पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग चाहिए कि क्या मतलब किस चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी के अंदर? सर हम ये ऐड कर सकते हैं कि हम जो मटेरियल है उसको रिसाइकिल करेंगे, डिसमेंटल करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हम उसको किसी लैंडफ़िल में जाकर फेंक नहीं देंगे कि उसको जलाया जाए। हम उसको रिसाइकिल करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उससे एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुँचे, ठीक है? और वो चीज़ जो हमने एक बार प्रोड्यूस कर ली थी वो बाद में भी दोबारा यूज़ हो सके। जब वो दोबारा यूज़ होगी तो अगेन इट्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ योर ऑर्गनाइज़ेशन। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है सर? आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, वो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज़ यूज़ कर रही होती है। जैसे हम भी यूज़ कर रहे थे, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। स्टील, फोम, वूल, हेम्प, कॉटन, लिनेन सो ये नेचुरल रिसोर्सेज़ है और नेचुरल रिसोर्सेज़ आर दी स्केर्स रिसोर्सेज़ यानी ये लिमिटेड होते हैं। इन्होंने एक दिन खत्म हो जाना है, जिस तरह आज हम सुन रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनका ऑयल 2040-45 में खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होते हैं। तो एक कंपनी की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो स्केर्स रिसोर्सेज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करे। आप एनवायरमेंटल पॉलिसी का पार्ट बनें। कि भई अब से हम स्केर्स रिसोर्सेज़ का बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मटीरियल है, तो हम उसकी तरफ जाएँ रादर देन स्केर्स रिसोर्सेज़ को यूज़ करें और उनको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है? इस तरह की आप पॉलिसी बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान सी बात है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप खुद भी थोड़ा-सा सोचेंगे, तो आपको याद आ जाएँगी। सही है ना? तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज ऑब्वियसली जो कि पहली क्लास थी, हमने पेपर के ऊपर बात की, प्री-सीन को भी थोड़ा समझा, तो थोड़ा टाइम निकला है। होपफुली कल की क्लास के अंदर हम इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस मुझे एक आप लोगों से चीज़ पूछनी है कि आज हमने जो कुछ भी बात की है, वो चीज़ें समझ आई हैं? कुछ ऐसा लगा कि हाँ, सर ड्राफ्टिंग मतलब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, तो एट द एंड हमारी पेपर तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सर मैं एक काम करता हूँ 10 मिनट जब हमारे पास बचे हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 है उसका पार्ट ए और आंसर नंबर 2 का पार्ट बी, सही है? पार्ट ए और पार्ट बी के मैं पॉइंटर्स आपके पास लिख रहा हूँ, आप जब कल क्लास को जॉइन करेंगे तो जॉइन करते वक़्त आप ये ड्राफ्ट करके लाएँगे और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। यानी फिर आप मुझे बताएँगे कि आपने क्या लिखा है और मैं उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। तो पहला क्या था सर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है of EMAS requirement and compliances सही है?
फिर आपने इवैल्यूएशन करनी है ऑफ पीएसएस पोजीशन, कि पीएसएस की क्या पोजीशन है एज टू दी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या गैप्स हैं आपके और इमास की रिक्वायरमेंट्स के बीच में, ठीक है। चौथे नंबर पे आपने स्ट्रेटेजी बनानी है टू फिल दीज गैप्स। फिर क्या करना है पांचवें नंबर के ऊपर, सर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा, उससे गो थ्रू करना पड़ेगा। और फिर आपको अरेंजमेंट बनवानी पड़ेंगी फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट। अच्छा, पार्ट टू के आंसर के अंदर सर क्या होगा, सर पार्ट टू के आंसर के अंदर अगेन ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 2, 7 गुड पॉइंट्स, तो 6 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि अगले पार्ट में हम एक ही पॉइंट लिख देंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखेंगे। तो हम 3 पॉइंट लिख देते हैं टू का पार्ट बी, जिसमें हम पहले कहेंगे कार्बन न्यूट्रल हो जाए आप। दूसरा आप क्या हो सकते हैं सर, आप जो है वो स्केयर रिसोर्सेस का यूज लिमिटेड कर दें। तीसरा रिस्पॉन्सिबली डिसमेंटल एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्ट मटेरियल आपके प्रोडक्शन के वक्त भी तो होता होगा कुछ ना कुछ, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हमने पढ़ा है ना, तो उसको आपने रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल करना होगा। तो सर ये आप लोगों का टास्क है, कल जब आप आएंगे तो इसको आप ड्राफ्ट करके लाएंगे एंड देन वी विल बी लुकिंग एट इट। तो सर आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और कल मिलते हैं फिर इसके बकिया हिस्से के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।